कि ये जो टूर पैकेज है, इस टूर पैकेज में क्या क्या कवर होगा, पूरा होल टूर पैकेज कवर होगा या जो इसकी सेपरेट सेपरेट बुकिंग होती है, जैसे हम होटल केवल होटल बुकिंग कर रहे हैं या हम केवल उसका कन्वेंस वगैरह बुकिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या इस टीसीएस प्रोविजंस के दायरे में होगा और उसके एम्बिट में होगा इस टूर पैकेज के। इंट्रोडक्शन में कोई ऐसा इंट्रोडक्शन हम फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे इमिनेंट स्पीकर आपके सामने हैं, वो सब फोकस करेंगे। इसके क्या क्या इश्यूज हैं जिसमें हम ये जानना चाहेंगे, हमारे पार्टिसिपेंट ये जानना चाहेंगे अपने इमिनेंट स्पीकर से कि इस इशू पर हम उनका अपना ज्ञान क्या है, वो ज्ञान हम लेना चाहेंगे उनसे। इसमें यदि हम सीरेटम से बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 206C विदिन ब्रैकेट 1 विदिन ब्रैकेट 1H। हु इज रिस्पॉन्सिबल, from whom TCS is to be collected, how TCS is to be collected, upon which value, whether upon sale or upon receipt of sale consideration, whether charging TCS upon sales tax invoices is correct, and if so, upon what amount TCS is to be collected, how to threshold limit of 50 lakh with retrospective effect, calculation from 1st April 2000 or from 1st October 2020. If threshold limit crosses, then only subsequent amount or upon whole amount. Next है कि upon whole previous amount. एडवांस पेमेंट रिसीट पर टीसीएस की क्या पोजीशन होगी, यदि वो एडवांस वापस हो जाता है तो उस अमाउंट पे फिर टीसीएस का क्या इंपैक्ट आएगा। एग्जम्पशन किस किस बायर को है, किस किस बायर के परचेज से जो हमारी सेल होगी या बायर जो परचेज करेगा उसमें किस किस में हमें एग्जम्पशन है। इसमें एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया एक वर्ड है, तो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया का जो इलेबरेशन है, क्या उसमें एसीजेड की सेल भी कवर होगी या सेल टू मर्चेंट एक्सपोर्टर भी उसमें कवर होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज कवर होगी, ये ज्ञान हम लेना चाहेंगे अपने स्पीकर से। इसी में एक टर्म और है, हाई सीज सेल्स। हाई सीज सेल विद इन कस्टम बाउंड्री होती है, जैसा कि हम आप सब जानते हैं। तो उस हाई सीज सेल में इसका क्या इंपैक्ट आएगा। वो जो 206C कैपिटल 1 में ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, उसमें इस 1H का क्या इंपैक्ट होगा, ये भी एक इशू इसमें अराइज होगा। इसके अलावा और भी जो है चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे डीके गांधी जी हमारे साथ हैं, तो जीएसटी के कुछ इश्यूज हैं जो इस पे हम उनसे विशेष तौर पे फोकस चाहेंगे। उसमें यदि हम पहली बात करें कि हम यदि ये प्रोसेस ऑप्ट करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, अभी पूरे ट्रेडर्स के बीच में भ्रम की सी स्थिति है। कुछ ट्रेडर ये समझ रहे हैं कि 206C विद इन ब्रैकेट 1H का जो इम्प्लीकेशन है और जो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपनी सेल इनवाइस पर टीसीएस चार्ज करके करेंगे। तो ये करेक्ट है कि नहीं, ये हमारे स्पीकर अभी बताएंगे। और इस इम्पैक्ट में क्या होगा, इससे कई इशू अराइज होंगे, यदि क्योंकि वो एक अपनी सहूलियत के लिए से करना चाहता है, क्योंकि पेमेंट तो टीसीएस पेमेंट रिसीव पर है, टीसीएस उसके लिए करना चाहता है, तो उससे कई जीएसटी के भी इश्यूज अराइज होंगे। इसमें पहले ये होगा कि यदि सेल रिटर्न है, क्योंकि ये स्टार्ट कर दिया है ट्रेडर्स ने, यदि सेल रिटर्न है तो उसका इंपैक्ट टीसीएस में क्या होगा। दूसरा, यदि हम जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 पर्टिकुलरली, तो देयर विल बी अ डिफरेंस अपॉन टोटल इनवाइस वैल्यू previously inclusive of GST है और presently will also include TCS। अब TCS भी उसमें इनवाइस की वैल्यू में शामिल हो जाएगा जो लोग ये प्रोसीजर ऑप्ट कर रहे हैं। तो GSTR 1 में इसका क्या इंपैक्ट आएगा as to how the GSTR 1 will be filled। नेक्स्ट उसी इसमें ये आने वाला है कि ई-वे बिल, जो हम लोग जीएसटी में ई-वे बिल जनरेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है 50,000 वैल्यू के ऊपर, तो उसमें कौन सी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, वेदर ओनली सेल वैल्यू, वेदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वेदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्लस टीसीएस, कौन सी वैल्यू इसमें भरी जाएगी, ये देखने की चीजें हैं। दूसरा, इसमें एग्जम्पशन के समय किस किस को एग्जम्पशन है
इसमें भी डिटेल्स रूप से हमारे जो इमिनेंट स्पीकर हैं राजेश मेहता जी और डीके गांधी जी इस इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक इज ओवर टू विक्रम जी। थैंक यू संतोष जी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। और आइए सबसे पहले हम सुनते हैं राजेश मेहता जी को, जो एक एमिनेंट स्पीकर है, एक लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंदौर बेस्ड है, हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं, फेसलेस असेसमेंट एंड स्कीम के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना देते हुए सिर्फ ये कहते हुए कि हमारे पुराने जाने पहचाने और फेवरेट स्पीकर है राजेश मेहता जी। आइए राजेश जी, आपकी बात सुने प्लीज। ओवर टू यू राजेश जी। थैंक यू विक्रम जी। यूपी टैक्स बार प्रेसिडेंट अरविंद गुप्ता साहब, यूपी टैक्स बार सेक्रेटरी गहलोत साहब, विक्रम चावला साहब, संतोष कुमार गुप्ता साहब, एएफटीपी नॉर्थ जोन चेयरमैन असीम जफर साहब, अरविंद शुक्ला साहब, ओपी शुक्ला साहब, अरविंद मिश्रा जी, और आज के पैनलिस्ट मेरे मित्र जीएसटी एक्सपर्ट डीके गांधी साहब, एएफटीपी के नेशनल डिप्टी प्रेसिडेंट मल्लाडी श्रीनिवास राव साहब, और एएफटीपी के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, यूपी टैक्स बार के समस्त पदाधिकारीगण और आज के समस्त पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टीसीएस के जो नए प्रावधान आए हैं उस पर हमें चर्चा करना है। तो आई वुड Vikram ji, please enable my screen sharing. I think so. I have. Please check. Please check. अभी नहीं हो रहा है. Now doing. Yes. Okay. Now it is. Yes, sir. So, I would specially discuss the provisions of 206C1H, but other provisions which are also important before discussing the 206C1H. The first of all, the TCS important provision which was introduced in the year 2016 is the 206C1F. तो मैं मोटर व्हीकल पर जो टीसीएस 2016 में लागू किया गया था 206C1F, यह मोटर व्हीकल के लिए था और ओनली वो मोटर व्हीकल जिनकी वैल्यू 10 लाख से अधिक है, उस पर 1% टीसीएस का प्रोविजन है। बट यह बाद में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर 22/2016 इश्यू किया। सो सीबीडीटी क्लेरिफाइड दैट ओनली द रिटेल सेलर or the distributor who are selling the motor vehicle in the retail sale are only required to collect the TCS. And if the value of the vehicle exceeds rupees 10 lakh. But in that circular, they have excluded all the motor vehicle manufacturer. अगर कोई भी मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनको उन्होंने सर्कुलर के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया था। सेक्शन 206C1F में तो उन्हें मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर को एक्सक्लूड नहीं किया गया था, बट बाय वे ऑफ द सर्कुलर ऑल द मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर वर एक्सक्लूडेड। और उसमें भी इन द केस ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट टीसीएस कलेक्ट करना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया बस परचेज किया है, if he is making the payment, he has purchased a bus for rupees 1 crore and he is making the payment to the bus seller in part payments, then at the time of every payment being received by that bus seller, he will collect the TCS from that bus buyer. तो बस, अगर बस या कोई भी व्हीकल सेल किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति पार्ट पेमेंट भी करता है, तो उसमें भी एवरी रिसिप्ट पर टीसीएस कलेक्ट करना। एट द टाइम ऑफ सेल टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट कलेक्ट करना है। 206C1F में भी यही बताया गया है। अगर मोटर बाइक की वैल्यू भी अगर 10 लाख से अधिक है, कोई मोटरसाइकिल है जिसकी वैल्यू 10 लाख से अधिक है, सो इवन दो टू व्हीलर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर मोटर व्हीकल। सो एवरी vehicle being the motor vehicle, being motorbike or motor car or bus or truck, or every vehicle are covered if their value, individual value of each vehicle exceeds rupees 10 lakh, then it is covered under 206C1F and motor vehicle manufacturer are excluded.
from 261F. Then another thing comes the foreign remittance. So if this also the 260C1G, this is another important provision which have been introduced from 1st October 2020 by way of Income Tax Finance Act 2020. So if earlier, पहले क्या होता था कि RBI की LRS स्कीम के तहत इनकम टैक्स में रूल 37BB में 33 आइटम्स नोटिफाई की हुई हैं, उन आइटम्स का अगर कोई भी के तहत कोई भी फॉरेन रेमिटेंस किया जाता था तो दैट वाज नॉट कवर्ड अंडर TDS अंडर सेक्शन 195 और इवन उसके लिए फॉर्म 50CA भी फिलअप नहीं करना होता था। किंतु गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया से बाहर कई सारी करेंसी जा रही है जिसके ऊपर इनकम टैक्स का कोई कंट्रोल नहीं है, इनकम टैक्स के ट्रैक में वह मनी नहीं है। सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट कोई भी LRS स्कीम के तहत कोई मनी इंडिया से बाहर जा रही है जिस पर कोई TDS नहीं काटा गया है, तो वह मनी अगर पूरे वर्ष भर में एग्रीगेट 7 लाख से अधिक का पेमेंट है तो एक्सेस पेमेंट पर 5% TCS बैंक के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया से बाहर जो भी मनी जाती है, ज्यादातर अथॉराइज्ड डीलर आर द बैंकर्स, बैंकर्स ही अथॉराइज्ड डीलर होते हैं मोस्टली। तो उन बैंक्स के द्वारा जो भी मनी इंडिया से बाहर भेजी जाएगी, मान लिया 10 लाख रुपए का कोई रेमिटेंस इंडिया से बाहर किसी के मेडिकल के लिए, इलाज के लिए भेजा जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो 10 लाख रुपए में से 7 लाख का जो बेसिक अमाउंट है वह छोड़ने के बाद बेसिक एग्जेम्पशन इज द 7 लाख, एक्स्ट्रा 3 लाख will be subject to TCS at the rate of 5%. So 15,000 TCS will be collected by the banker before remitting the money out of India. And if that amount is out of the educational loan, अगर कोई education purpose से education loan लिया गया है, that education loan is being remitted out of India, then such amount is liable to TCS only at the rate of 0.5% because it is pertaining to education loan taken from any financial institution, banking financial institution. And if the buyer has not furnished the PAN number, then TCS rate will be 10% higher rate, or it will be 5% if it is out of the education loan. Another thing, the tour package. If any person who is an agent, who is a travel agent, or any person, even if he is not a travel agent, but he is taking a money for arranging a tour package for out of India. कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, फर्म हो, उसका टर्नओवर 1 करोड़ है, 1 करोड़ से अधिक है अथवा नहीं है, उसका टर्नओवर चाहे 10 लाख रुपए साल का है, कोई भी व्यक्ति जो टूर पैकेज बनाकर सेल करता है वह व्यक्ति इस सेक्शन में कवर्ड है। एवरी पर्सन इज कवर्ड एंड ही विल हैव टू ऑब्टेन द 10 नंबर ऑल्सो। तो कोई भी ट्रेवल एजेंट अगर एयर टिकट के साथ साथ होटल स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग एक्सेट्रा का अरेंजमेंट भी टिकट के साथ अगर करता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए टूर पैकेज। अगर केवल एयर टिकट सेल किया जाता है, ओनली एयर टिकट इज सोल्ड, देन इट इज नॉट ए टूर पैकेज। ओनली एयर टिकट है फॉरेन ट्रेवल के लिए, तो इस पर कोई TCS कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। But if any person is selling a tour package along with air ticket also, even if he has arranged only the local conveyance at that foreign country, then such whole amount is liable to TCS at the rate of 5%. इस पूरे अमाउंट पर 5% TCS कलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लिया 1 लाख रुपीस का पेमेंट हमने किसी को दिया कि साहब मुझे सिंगापुर ट्रिप करना है, तो सिंगापुर ट्रिप के लिए हमने 1 लाख रुपीस दिया, वहां मेरा होटल का लॉजिंग, बोर्डिंग वगैरह, स्टे, लोकल कन्वेंस सब इंक्लूड है, एयर ट्रेवल, एयर टिकट इज ऑल्सो इंक्लूड। तो एयर टिकट का इंक्लूसिव अमाउंट पर, पूरे अमाउंट पर 5% का अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपना एयर टिकट खुद ने बुक कर लिया है और ट्रेवल एजेंट के थ्रू अपना केवल लॉजिंग बोर्डिंग किया है, तो फिर ट्रेवल एजेंट लॉजिंग बोर्डिंग पर कलेक्ट करेगा, बिकॉज एयर टिकट हमने ट्रेवल एजेंट के थ्रू परचेज नहीं किया, उस टूर पैकेज में एयर टिकट हमारा इंक्लूड नहीं है। सो दैट एनी टूर पैकेज अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू TCS एट द रेट ऑफ 5%. Then another important thing is the 206C1H. 206C1H. This is the very important section which has become more issue of the discussion across the India only after CBDT circular number 17/2020 and after press release dated 30th September 2020.
जब सेक्शन 286(1)(h) इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट जब इनेक्ट हुआ, इनेक्ट उसमें भी कोई ज्यादा ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, किंतु जब यह इंप्लीमेंट होने वाला था 1 अक्टूबर 2020 से उसके कुछ ठीक 2 दिन पहले, जब सीबीडीटी को मालूम पड़ा कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने वाली है, बिकॉज सेक्शन 286(1)(h) में लिखा था कि एट द टाइम ऑफ एवरी सेल, सेल से कनेक्टेड जो पैसा आपको जब जब रिसीव्ड होगा उस समय आपको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। तो जब उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जब जब कोई पैसा, जैसे सेल अगर मान लिया अक्टूबर 2020 में हुआ है, उसका पेमेंट कलेक्शन होगा अक्टूबर 2022 में, तो अक्टूबर 2022 से पहले तो सेल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि जिस वर्ष सेल हुआ था उससे पिछले साल का सेल 10 करोड़ था या नहीं था। So there were some practical difficulties to avoid this difficulty, CBDT has said that we have connected this collection only with the receipt, not with the sale of goods. उन्होंने सेल ऑफ गुड्स से इसका कनेक्शन खत्म करके उन्होंने कहा ओनली हम इसको रिसिप्ट बेसिस पर रख रहे हैं, आपको रिसिप्ट पर ही ध्यान देना है, सेल का ध्यान केवल 10 करोड़ का टर्नओवर डिटरमाइन करने के लिए रखना है। सो किस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना? रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया बाय ए सेलर whose turnover exceeds 10 crore in the preceding financial year is liable to collect TCS. और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हमें देखना होगा कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है या नहीं। जैसे अभी हम अक्टूबर 2020 में अगर किसी से कोई पेमेंट कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि इस सेलर का पिछले फाइनेंशियल ईयर अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है अथवा नहीं। 10 करोड़ से अबव है, देन वी आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस इफ द पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग 1 ईयर एक्सीड्स ₹50 लाख। रेट ऑफ टैक्स क्या है कलेक्शन का? 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख से अधिक का जो अमाउंट होगा उस पर हमें 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। शुरू के 50 लाख पर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। यह रेट कोविड-19 के कारण 14 मई 2020 से लगाकर 31 मार्च 2021 तक 0.075% है। इसे रिड्यूस किया गया करंट ईयर के लिए ओनली। अगर जो व्यक्ति परचेस कर रहा है उसके पास पेन या आधार नहीं, देन दिस रेट विल बी 1%। अगर किसी व्यक्ति से मान लिया हमें एक वर्ष में 60 लाख रुपए का अमाउंट प्राप्त हुआ है तो 50 लाख रुपए का अमाउंट पर हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। ओनली 10 लाख रुपए के अमाउंट पर हमें 750 रुपीज का अमाउंट करंट ईयर में अगर रिसीव्ड होता है मार्च 21 के पहले तो हमें 750 रुपीज कलेक्ट करना है। अब हम जब टीसीएस गुड्स की आगे की स्लाइड्स पर चर्चा करते हैं उससे पहले ये दो सेक्शन है 286(1)(i) और 286(1)(j), इस पर चर्चा करना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 17/2020 इशू किया है। तो जब 286(1)(h) सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था इस वर्ष बजट में, तब सीबीडीटी को भी मालूम था कि इस सेक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में हो सकता है कई सारी समस्याएं आएगी। तो उन्होंने क्या वर्ड इंट्रोड्यूस किया? उसी समय ये इंट्रोड्यूस किया एज पर सेक्शन 206(1)(i) if any difficulty arises in giving effect to the provisions of subsection 1G or 1H, the board may with the approval of the central government issue guidelines for the purpose of removing the difficulty। मतलब उन्हें मालूम था कि डिफिकल्टी आने वाली है। जनरली सीबीडीटी अपने कोई भी इस तरह का अपने पास अधिकार रखना चाहती तो वो केवल ये कहते हैं कि हम कोई भी सर्कुलर इशू कर सकेंगे। सर्कुलर के अलावा गाइडलाइन शब्द इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। इस बार उन्होंने लिखा है कि हम गाइडलाइन इशू कर सकेंगे, सर्कुलर की बजाय उन्होंने बोला हम गाइडलाइन इशू कर सकेंगे। और उस गाइडलाइन की ऑथेंटिसिटी क्या होगी, वो किस किस पर बाइंडिंग होगी, वो उन्होंने सेक्शन 206(1)(j) में लिख दिया था। उसी समय क्या लिखा था? एवरी गाइडलाइन issued by the CBDT under subsection 1I shall be laid before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and on the person liable to collect the sum। तो आपने को जैसा मालूम होगा कि सीबीडीटी के जो भी सर्कुलर्स आते हैं वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर बाइंडिंग होते हैं किंतु असेसी पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। देयर आर सो मेनी जजमेंट्स कि अगर असेसी के अगेंस्ट में कोई सीबीडीटी का सर्कुलर दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द असेसी, असेसी में उसके असेसी अपने लॉ के प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के अनुसार सीबीडीटी सर्कुलर को ओवरलुक कर सकता है। किंतु इस गाइडलाइन के लिए सीबीडीटी ने सेक्शन 1J में ऑलरेडी कह दिया है कि यह गाइडलाइन इनकम टैक्स अथॉरिटी एज वेल एज पर्सन लायबल टू कलेक्ट द सम दोनों पर लागू होगा
अर्थात असेसी भी इस गाइडलाइन से बाध्य होगा। और इसी आधार पर सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 17/2020 29 सितंबर 2020 को इशू किया था। तो सेक्शन 261H में सेलर की डेफिनेशन क्या थी? सेलर की डेफिनेशन को भी सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज और अपना प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने चेंज कर दिया है। तो सेक्शन आप देखिए, सेलर की डेफिनेशन उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में अलग दी है, और अब जो उनकी प्रेस रिलीज आ रही है, अब जो उनकी सीबीडीटी की गाइडलाइन सर्कुलर है, उसमें उन्होंने सेलर की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। बट चूंकि उनके पास गाइडलाइन में अधिकार है, दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन बोथ अपॉन द असेसी एज वेल एज अपॉन द डिपार्टमेंट, सो दैट इज बाइंडिंग। तो सेलर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में 286(1)(h) में क्या दी हुई है? सेलर मींस ए पर्सन whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out. तो यहां मैंने अपनी स्लाइड में इसको ग्रीन से मार्क किया हुआ है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेल ऑफ गुड्स इज कैरीड आउट। तो एक्ट में उन्होंने सेलर की डेफिनेशन में बोला है कि जिस वर्ष में आपने बिक्री की है 50 लाख से अधिक की, उसके ठीक पिछले वर्ष का सेल अगर 10 करोड़ से अधिक है तो आपको यह सेलर माना जाएगा, नहीं तो सेलर नहीं है, और नहीं तो आपको टीसीएस भी लागू नहीं होगा। तो एक्ट में उन्होंने क्या बोला है कि आपका 50 लाख से अधिक का सेल एक वर्ष में हो रहा है और पिछले वर्ष का सेल 10 करोड़ से अधिक है। अब उन्होंने अपनी भाषा सीबीडीटी प्रेस रिलीज के माध्यम से चेंज कर दी। अब उन्होंने कहा है कि जिस वर्ष आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है उसके पिछले वर्ष का सेल 10 करोड़ से अधिक है, ये देखना आपको। यहां उन्होंने, आप देखिए सीबीडीटी का जो प्रेस रिलीज है 30 सितंबर 2020 का, उसमें उन्होंने ये बोला है कि पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है उसके पिछले वर्ष का सेल देखना है। उन्होंने अब ये नहीं बोला है कि जिस वर्ष आपको पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है ये रिसीव्ड किस वर्ष से कनेक्टेड है। जिस मान लिया आपको पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है अक्टूबर 2020 में, तो पहले ये देखना होता, अगर आप अभी सीबीडीटी का प्रेस रिलीज जारी नहीं होता तो हमें क्या करना होता, एज पर डेफिनेशन ऑफ 261H हमें ये देखना होता कि अक्टूबर में जो पेमेंट प्राप्त हो रहा है ये कौन से सेल्स से रिलेटेड है। मान लिया ये सेल हमने किया था अक्टूबर 2018 में, तो अक्टूबर 2018 से पिछला वर्ष हो गया मार्च 2017, तो मार्च 2018 वाले साल का सेल 10 करोड़ से अधिक था, तो इस पर अभी टीसीएस कलेक्ट करना होता। किंतु सीबीडीटी का ये कहना है कि टू ईज ऑफ कंप्लायंस हमने ये आपको सारा लिंक के लिए ओवर आपको छोड़ दिया है। अब आपको पुराने सेल को से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, रिसिप्ट को आपको सेल से कनेक्ट नहीं करना है। जिस वर्ष में आपको रिसिप्ट हो रहा है उससे जस्ट पिछले वर्ष का सेल आपको देखना है, ओनली दिस, नथिंग एल्स। सो अब सीबीडीटी का सेलर का डेफिनेशन इन्होंने सीबीडीटी प्रेस रिलीज से कैसे चेंज किया। As per para 2 of the CBDT press release dated 30th September 2020, a seller would be required to collect tax only if his turnover exceeds rupees 10 crore in the last financial year and not the year of sale. तो देखिए आप, सीबीडीटी ने 29 सितंबर को गाइडलाइन जारी करी, गाइडलाइन में भी उनसे गलती रह गई, कमी रह गई, इसलिए वापस 30 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी करना पड़ गई उन्हें। उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि आपको जिस वर्ष में पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है उसके ठीक पिछले वर्ष का सेल आपको देखना है। जिस वर्ष ये जो पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है ये सेल कब हुआ, फिर सेल से पिछले वर्ष का आपको सेल नहीं देखने की जरूरत है। तो इतना सारा ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए उन्होंने ये कर दिया कि आपको पेमेंट रिसीव्ड से ठीक पिछले वर्ष का सेल ही देखना है, उससे पिछले लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। सो प्रैक्टिकली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एनी पर्सन whose turnover exceeds rupees 10 crore in the immediately preceding previous year shall be covered under 206(c)(1)(h. बायर की डेफिनेशन में उन्होंने कुछ सर्टेन एंटिटीज को एक्सक्लूड किया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन चीजों को उन्होंने एक्सक्लूड किया है। ऑल्दो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम देम, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज वगैरह से आपको कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, किंतु ये सारे ट्रांजैक्शंस को आपको जो टीसीएस का स्टेटमेंट है, हम जिसको टीसीएस रिटर्न बोलते हैं हमारी भाषा में, हम जनरली इनको टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न बोलते हैं, किंतु इनकम टैक्स की भाषा में उन्होंने पिछले 10 वर्षों से इसका शब्द बदल दिया है। इसे हम बोलते हैं टीडीएस स्टेटमेंट और टीसीएस स्टेटमेंट। जो टीसीएस का रिटर्न फाइल होता है वो 27EQ में होता है, तो टीसीएस स्टेटमेंट में विदाउट कलेक्शन ऑफ टीसीएस भी जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज को गुड्स सेल किया है उसका फिगर भी रिपोर्ट करना होगा।
And non-disclosure of such items in quarterly TCS statement is required to be reported by the tax auditor also under clause 34B of the tax audit report. अगर यह जो विदाउट टीसीएस के गुड्स अगर हमने सेल किए हैं, पेमेंट कलेक्ट किया है और उसको टीसीएस रिटर्न स्टेटमेंट में 27EQ में रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 44AB, तो टैक्स ऑडिट के क्लॉज 34B में भी यह रिपोर्टिंग किया जाएगा कि इस असेसी ने टीसीएस स्टेटमेंट गलत फाइल किया है. टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट सेल्स. तो जैसा गुप्ता साहब ने कहा था कि एसीजेड के बारे में भी हमें चर्चा करना है. तो अगर एसीजेड को कोई सेल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सेक्शन में लिखा है एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, तो कई सारी जगह अभी ये चर्चा चल रही कि साहब एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि ओनली आउट ऑफ इंडिया में माल जाएगा तो ही उसे हम एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया मानेंगे. एसीजेड को अगर कोई गुड्स सेल किया जाता है उसे हम नहीं मानेंगे. ऐसी चर्चा कई जगह चल रही है. बट मेरी ओपिनियन में एसीजेड एक्ट 2005 बना हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 इज देयर. एसीजेड एक्ट में ये कहा गया है कि एसीजेड एक्ट के अंदर सेक्शन 51 ऑफ द एसीजेड एक्ट एंड सेक्शन 53 ऑफ द एसीजेड एक्ट, उन दोनों एक्ट में ये कहा गया, सेक्शन में ये कहा गया है कि एसीजेड एक्ट विल प्रिवेल ओवर रूल ऑल अदर एक्ट. एसीजेड एक्ट ऑल अदर एक्ट को भी ओवर रूल करेगा. और एसीजेड एरिया में अगर कोई भी प्लेस सिचुएटेड है, that SEZ area will be treated as a place situated out of custom territory of India. इसलिए अगर SEZ को आप कोई भी माल सेल करते हैं उसे एक्सपोर्ट माना जाता है, एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा उसे, बिकॉज SEZ एक्ट ने ओवर रूल किया है. फिर कस्टम्स एक्ट में भी चैप्टर 10A है, चैप्टर रोमन 10A, उसमें भी उन्होंने बोला है कि SEZ एक्ट विल प्रिवेल, इट विल ओवर रूल ऑल अदर एक्ट्स. अन्य सभी एक्ट को ये एसीजेड एक्ट ओवर रूल करेगा. सो इन माय ओपिनियन एनी सेल ऑफ गुड्स टू एसीजेड इज एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया बिकॉज सेक्शन 51 एंड 53 ऑफ द एसीजेड एक्ट विल प्रिवेल ओवर ऑल दिस अदर एक्ट्स. इसलिए हमें इस पर टीसीएस कलेक्ट करने की ओपिनियन आवश्यकता नहीं है. मेरी ओपिनियन में हो सकता है कि सीबीडीटी इस विषय पर फिर कोई सर्कुलर अपना क्लेरिफिकेशन लेकर आ जाए. अदरवाइज एसीजेड एक्ट और कस्टम्स एक्ट में जो लिखा है दैट वी विल हैव टू फॉलो. टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई गुड्स सेल किया जा रहा है तो जीएसटी एक्ट में गुड्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला है, किंतु सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट ए गुड्स. सो टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड. अगर कोई बिल्डर के द्वारा कोई फ्लैट बेचा जाता है या कोई बंगलो बेचा जाता है या कोई प्लॉट्स सेल किए जाते हैं, देन these immobile property are not subject to TCS under section 206C1H. So we are not required to collect the TCS on sale of immobile property. Whether turnover of rupees 10 crore will be inclusive of GST. हालांकि जीएसटी के कुछ प्रावधान हमारे मित्र डीके गांधी साहब चर्चा करेंगे, किंतु यह इनकम टैक्स से रिलेटेड एक इश्यू है कि जो हमें 10 करोड़ का टर्नओवर डिसाइड करना है, whether that turnover of rupees 10 crore will be inclusive of GST or exclusive of GST. So for the purpose of determining the applicability of turnover of rupees 10 crore, as per explanation to section 206C1H, the turnover limit of rupees 10 crore shall be determined excluding the amount of GST collected on sale. GST को exclude किया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जीएसटी लागू होने से पहले वेट एक्ट था. वेट में भी हमारे क्लाइंट्स जब भी वेट को अकाउंट फॉर करते थे तो सेल बिल में जो वेट की राशि होती थी उसे वेट कलेक्टेड सेपरेटली अकाउंट फॉर किया जाता था, सेल्स में इंक्लूड नहीं करते थे. इसी तरह जीएसटी में भी हमारे क्लाइंट्स सेल्स के अमाउंट को, गुड्स के अमाउंट को सेपरेटली अकाउंट फॉर करते हैं, उसे सेल्स में या टर्नओवर में अकाउंट फॉर करते हैं, और जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसे सेपरेटली जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट में किया जाता है, उसको टर्नओवर का पार्ट नहीं बताते हैं. हम जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें भी हम जीएसटी कलेक्टेड और जीएसटी आईटीसी को हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं. तो जीएसटी जो कलेक्टेड है, अगर कोई व्यक्ति की रेगुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस है कि वह अपने टर्नओवर में जीएसटी कलेक्टेड को सेपरेटली बताता है, तो उसे 10 करोड़ के टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है. दैट अमाउंट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ द जीएसटी. से फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का टर्नओवर 9 करोड़ था एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उस पर 18% जीएसटी के बाद 1.62 करोड़ का जीएसटी हो गया.
तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट था उसका 10.62 करोड़। तो उस व्यक्ति के लिए तो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी कि साहब मैं 10 करोड़ में हूं या नहीं हूं। सो दैट पर्सन इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ द दिस प्रोविजन 261H के बाहर है, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट का जो टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट है वो कहता है कि टर्नओवर को डिफाइन आपको मालूम करने के लिए आपके जो वेट ड्यूटी सेस वगैरह है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसको भी इंक्लूड करना जो कि आपने गुड्स पे सर्विसेज पे कलेक्ट किया है। बट दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB का टर्नओवर डिसाइड करने के लिए सेफ साइड में ये बोला गया है कि आपको उस टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड करना है, किंतु इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। सो एज पर द रेगुलरली एडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बाय एन एसएससी ही विल फॉलो द एक्सक्लूसिव मेथड। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 145A में भी कहा गया है कि परचेज, सेल, टर्नओवर के अंदर जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वेट, ड्यूटी, सेस वगैरह, इनको आपको इंक्लूड करके प्रॉफिट इनकम कंप्यूट करना है। बट सेक्शन 145A इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंप्यूटिंग द इनकम। 145A is not applicable to maintenance of books of accounts। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको अपनी बुक्स में सेल्स को इंक्लूसिव जीएसटी अकाउंट फॉर करना है। सो जीएसटी विल बी एक्सक्लूडेड। The seller, how to determine the limit of rupees 50 lakh? Now the another important thing is the 50 लाख रुपए की लिमिट हमें कहाँ डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है? The seller is liable to collect TCS from the buyer if the receipt of sale consideration in the financial year, including receipts before 1st October 2020 exceeds rupees 50 lakh। तो यह प्रोविजन चूंकि पहले तो फाइनेंस बिल के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था, किंतु जब इनकम टैक्स एक्ट पास होने वाला था संसद में, जब लोकसभा में यह बिल पास हो रहा था, उस समय उन्होंने 1 अप्रैल की तारीख को बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया। तो उससे थोड़ा सा संशय क्रिएट हो गया कि हमें 1 अक्टूबर के पहले के सेल को इंक्लूड करना है नहीं करना है, टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ 50 लाख। तो 1 करोड़ की लिमिट को, 50 लाख की लिमिट को डिसाइड करने के लिए हमें यह टर्नओवर जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में जो टर्नओवर हुआ है उसे भी इंक्लूड करना है। मान लिया 1 अप्रैल से लगाकर 30 सितंबर के बीच का जो सेल्स है, रिसिप्ट है, अब चूंकि हमें रिसिप्ट पर ध्यान देना, सेल कितना हुआ इस पर ध्यान नहीं देना। आपको सेल कितना हुआ इस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमें केवल ये ध्यान देना है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में आपको सेल के अगेंस्ट में रिसीव्ड कितना हुआ। उस पार्टी को आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में चाहे सेल कुछ भी नहीं किया, आपका सेल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 0 है उस व्यक्ति को, किंतु उस व्यक्ति से पुराना डेटर्स ओपनिंग बैलेंस चला आ रहा है 2 करोड़ रुपीस का। तो 2 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 30 सितंबर के पहले मान लिया 70 लाख रुपए रिसीव्ड हो गए, तो 50 लाख से अधिक हो गया। तो अब 1 अक्टूबर या उसके बाद जो भी अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1)H। पुराना जो अमाउंट है उस पर चाहे वह 50 लाख से अधिक है उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, जो बाद वाला अमाउंट है उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। मान लिया 30 सितंबर के पहले आपको 40 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ है और अक्टूबर 2020 में 20 लाख रिसीव्ड हुआ है, तो 40 और 20 60 लाख हो गया। तो 50 लाख रुपए आपको 1 ईयर में बेसिक एग्जेम्पशन आपको देना है। तो 60 लाख में से 50 लाख माइनस करने के बाद बचे हुए 10 लाख पर 750 रुपए का टीसीएस अक्टूबर में हमें कलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट एंड नॉट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स। फिर सेक्शन 206C(1)H में सेलर की 206C(1)H क्या बोलता है, ये यहाँ वापस ताकि आगे के क्लॉज में रिलीवेंट रहेगा इसलिए हम चर्चा करते हैं। एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन for sale of any goods of the value or aggregate of such value। तो यहाँ एक चीज देखेंगे कि आप जब 10 करोड़ का टर्नओवर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, वहां हमें उस व्यक्ति का सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करना है। अगर कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर भी है और कमोडिटीज गुड्स भी सेल करता है तो उन दोनों का टर्नओवर से इंक्लूड करने के बाद हमें 10 करोड़ की लिमिट डिसाइड करना है। किंतु जो 50 लाख का अमाउंट हमें डिसाइड करना है, उस 50 लाख रुपए के लिए हमें ओनली गुड्स को देखना है कि 50 लाख का अमाउंट जो आपको रिसीव्ड हो रहा है दैट शुड बी परटेनिंग टू सेल ऑफ गुड्स ओनली। अगर हम हमारे किसी कस्टमर को गुड्स भी सेल करते हैं, सर्विसेज भी सेल करते हैं, तो अब इस प्रोविजन के कारण हम हमारे क्लाइंट्स को ये एडवाइस दे सकते हैं कि सेल ऑफ सर्विसेज का अकाउंट वो अलग से लेजर अकाउंट डेटर का खोल दें और सेल ऑफ गुड्स का अकाउंट डेटर का हम गुड्स के लिए अलग डेटर का अकाउंट खोल लें। एक ही डेटर को आपको 2 जगह डिवाइड करना होगा, सर्विसेज के लिए अलग, गुड्स के लिए अलग, बिकॉज सर्विसेज पर यह टीसीएस कलेक्शन नहीं किया जाना है।
sale of goods exceeding 50 lakh in any previous year other than the goods being exported out of India or goods covered in subsection 1, 1F, 1G at the time of receipt of such amount, collect from the buyer a sum equal to 0.1% of sale consideration exceeding 50 lakh. Further, as per the CBDT guideline issued under section 261I as per CBDT circular number 17/2020, dated 29th September 2020, it has also been provided that the seller is liable to collect TCS if the receipt of sale consideration exceeds rupees 50 lakh. तो CBDT ने अपनी गाइडलाइन में सेल ऑफ गुड्स से शब्द को इग्नोर करते हुए सेल कंसिडरेशन की रिसिप्ट पर जोर दिया. उन्होंने बोला है कि 50 लाख से अधिक की रिसिप्ट होने पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है. फिर एक दिन बाद सीबीडीटी को लगा हमारी गाइडलाइन में थोड़ी कुछ कमी रह गई, तो उन्होंने उसको प्रेस रिलीज के माध्यम से फिर क्लेरिफाई किया कि as per CBDT press release para number 4 dated 30th September 2020, the threshold is based on the yearly receipt. उन्होंने फिर ये क्लेरिफाई किया कि आपको ईयरली रिसिप्ट देखना 50 लाख रुपए की. So it can be concluded that the limit of rupees 50 lakh is of receipt and not of the sale. How to determine the limit of rupees 50 lakh? In respect of financial year 2020-21, the payment received before 1st October shall not be liable to TCS. उन्होंने अपनी गाइडलाइन में भी बोल दिया कि 1 अक्टूबर से पहले जो भी पेमेंट आपको रिसीव हो गया उस पर कोई टीसीएस कलेक्शन नहीं करना है आपको. However, to calculate the threshold of 50 lakh received before is to be included to determine the applicability of this section, and TCS is also required to be collected at the time of receipt of advance. तो उन्होंने यह अपनी जो सीबीडीटी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में उन्होंने कहा कि आपको एडवांस पर भी ये टीसीएस कलेक्शन करना अनिवार्य है, चाहे आपने गुड्स सेल किया अथवा नहीं किया, चाहे आपको आज एडवांस मिल गया और आपने 4 दिन बाद उस एडवांस को रिफंड कर दिया. इवन दो यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टीसीएस एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट. और फिर बाद में आप ऐसा नहीं कर सकती आप अपना टीसीएस रिटर्न को रिवाइज कर दें, या जो टीसीएस आपने कलेक्ट किया उसकी रिवर्स एंट्री पास करना अलाउड नहीं है. आपको एडवांस की रिवर्स एंट्री करना अलाउड है, बट टीसीएस जो कलेक्शन हो गया वह तो आपको एडवांस के ऊपर आपको टीसीएस स्टेटमेंट 27 EQ में यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट. Whether time limit of rupees 50 lakh is exclusive of GST or inclusive of GST, जैसा कि CBDT ने ऑलरेडी बोला है, applicability of the provision of 206C shall be determined with reference to receipt during a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में जो रिसिप्ट हुआ वो इसी को देखना, सेल को आपको देखना ही नहीं है. Collection of goods tax is to be made with reference to receipt and not with reference to sales. Thus, the total amount of receipt including GST is liable for TCS. क्योंकि जब आपको रिसिप्ट को देखना है तो रिसिप्ट में कभी भी आपका कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आपको जीएसटी सेपरेट करके कोई ड्राफ्ट नहीं भेजता, आरटीजीएस, एनईएफटी नहीं करता, चेक नहीं भेजता है. तो अगर वो चेक अलग से भेजता भी है कि साहब जीएसटी का चेक सेपरेटली भेज रहा हूं और आपके गुड्स का चेक सेपरेटली भेज रहा हूं, इवन दो दिस all amount is the receipt, so this receipt is to be covered in TC for the purpose of TCS. क्योंकि उन्होंने सेल को उन्होंने एक्सक्लूड कर, सेल को आपको देखना ही नहीं है, तो सेल में जीएसटी हम टैक्स इनवॉइस में सेपरेट चार्ज करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट यू आर नॉट टू एक्सक्लूड द जीएसटी अमाउंट. यहाँ पर एक चर्चा, वैसे तो जीएसटी की बातें हमारे डीके गांधी साहब करेंगे, और पर जीएसटी की एक चर्चा की ये प्रोविजन लाया क्यों गया. कई सारे लोगों का कहना है कि साहब वैसे कोविड का साल चल रहा है, सरकार को टैक्स में जनता को राहत देना चाहिए, फिर ये राशि को सरकार ने 0.1% से रिड्यूस करके 0.075 कर दिया, तो 1 लाख रुपए पर केवल 75 रुपए कलेक्शन करके सरकार का कुछ नहीं फायदा होने वाला. गवर्नमेंट इज नॉट टू कलेक्ट एनी रेवेन्यू फ्रॉम दिस एक्टिविटी. तो सरकार का मकसद, जहां तक मेरा अंदाज है, कोई इस पर से कोई रेवेन्यू कलेक्शन का नहीं है. सरकार का मकसद है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जहां तक मेरा अंदाज है सीबीडीटी का मकसद नहीं है. यह इंफॉर्मेशन जहां तक सीबीआईसी, जीएसटी डिपार्टमेंट ने यह एडवाइस दिया होगा सीबीडीटी को कि सर आप अपने इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बिकॉज जीएसटी डिपार्टमेंट के पास वैसे तो बहुत सारा डाटा ऑनलाइन है, किंतु जहां भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी हमारे पास डाटा नहीं मिल पा रहा है, तो वह आपस में दोनों डिपार्टमेंट सीबीडीटी मिलकर के कोई दूसरी मदद लेते हैं. तो क्योंकि आपने पिछले वर्ष देखा होगा कई सारे 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ के जीएसटी रैकेट पकड़े थे सरकार ने. जीएसटी के फेक इनवॉइसेस पूरे इंडिया में चल रहे थे, तो उन फेक इनवॉइसेस को डिटेक्ट करने के लिए जब उन्होंने देखा कि हम ये 2017 से जीएसटी लागू हुआ और पिछले 2-3 सालों में कैसे लोगों ने 500 करोड़, 600 करोड़, 200 करोड़ के बोगस आईटीसी क्लेम कर लिए, हमें पकड़ में नहीं आया. क्योंकि जीएसटी का सॉफ्टवेयर तो देखता है कि जीएसटीआर 1 में करेक्ट जीएसटी नंबर डाला हुआ है,
फिर जो व्यक्ति आईटीसी क्लेम कर रहा है उसके जीएसटी या 2 में अगर आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उनका सॉफ्टवेयर आईटीसी अलाउड कर देता है। फिर उन्होंने देखा कि जिन्होंने ये 200 500 करोड़ के रैकेट चलाए थे उन्होंने केवल बिलों का आदान प्रदान किया था, उन्होंने कहीं पर भी चेक ले आदान प्रदान नहीं किया। जैसे किसी को हमने 10 करोड़ का माल सेल किया है तो 10 करोड़ में से उसने दिखाने के लिए 5-10 लाख 50 लाख रुपए का चेक देके डेटर ने क्रेडिटर को 10-20 लाख का भुगतान किया, बाकी भुगतान किया नहीं, बिकॉज ऑल दिस इज डमी बिल। तो डमी बिल का उन्होंने चेक आदान प्रदान नहीं किया, या 1-1 2-2 साल 3 साल बाद आदान प्रदान करेंगे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये चेक करना चाहता है कि भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो लंबे समय तक उधार देते हैं, बिना कलेक्शन किए वे लोग अपना जीएसटी भी जेब से कर रहे हैं। क्योंकि जीएसटी में एक और प्रोविजन है कि अगर आपने किसी को कोई गुड्स या सर्विसेज सेल की है और 180 दिन में अगर आपको उससे पेमेंट रिसीव नहीं होता इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उसका जो भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी है जीएसटी का वो रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके गुड्स या सर्विसेज का प्रिंसिपल अमाउंट एंड जीएसटी आपको पेमेंट नहीं किया है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो उस चीजों को ट्रैक करने के लिए उन्होंने कहा डेट ऑफ पेमेंट जीएसटी रिटर्न में कहीं पर भी कॉलम नहीं है, तो उन्होंने डेट ऑफ पेमेंट करने का उन्हें अधिकार भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स को बोला कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने टीसीएस रिटर्न के माध्यम से सेल ऑफ गुड्स पे पेमेंट पर इसलिए जोर दिया गया, इस सेक्शन में पेमेंट पर जोर इसलिए दिया गया। अदरवाइज इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस में हर जगह लिखा रहता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, पर यहाँ पे उन्होंने लिखा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ओनली, सेल वर्ड इसीलिए उन्होंने एक्सक्लूड किया उनकी सारी हर जगह एक्सप्लेनेशन वगैरह में और अपनी प्रेस रिलीज में इसमें। तो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अक्टूबर में किसी व्यक्ति ने 45 लाख का सेल किया, उस पर 18% जीएसटी लगाकर 8,10,000 रुपए जीएसटी, 53,10,000 का इनवॉइस हो गया। अब 1 दिसंबर 2020 को उसे 53,10,000 का पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो उस समय 50 लाख का अमाउंट छोड़ने के बाद 3,10,000 रुपीज पर 0.075% से 233 रुपीज का टीसीएस कलेक्शन किया जाएगा ऑन 1 दिसंबर 2020। Whether to collect at the time of receipt or at the time of raising invoice, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है जो कि पूरे इंडिया में कई सारी जगह अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, वो भी अभी अपने जो सप्लायर है, बड़े मटेरियल सप्लायर, उनको कंपनीज बोल रही कि आप तो हमें टैक्स इनवॉइस में टीसीएस चार्ज करके दीजिए, हम आपको टैक्स इनवॉइस के साथ पेमेंट कर देंगे। और बड़ी कंपनीज जब खुद भी सेल कर रही है तो वो कंपनीज टू अवॉइड एनी फर्दर फ्यूचर की जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, ऐसा उन कंपनीज का कहना है, वह टैक्स इनवॉइस में ही टीसीएस कलेक्ट ऐड करके अपने कस्टमर्स को बिल इशू कर रही है, बट दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। सेक्शन 260(1) provides that TCS is required to be collected at the time of receipt of the sale consideration and not at the time of debiting the party ledger account. Charging of the TCS at the time of issuing invoice would result in practical difficulty. अगर कोई व्यक्ति चार्ज कर लेता है तो डिपार्टमेंट उसे रोक तो नहीं सकता है, बट उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे अभी आपने इस मंथ में 1 करोड़ का माल उसे सेल किया, अगले मंथ में उसमें से उन्होंने 10 लाख का माल सेल्स रिटर्न कर दिया, तो फिर आपको वापस टीसीएस अकाउंट में जाके एडजस्टमेंट एंट्री पास करके वो 10 लाख का प्रोपोर्शनेट टीसीएस रिवर्स करना होगा। बाद में आपने उस कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया, क्रेडिट नोट इश्यू किया, तो उससे कनेक्टेड टीसीएस की एंट्री फिर आपको रिवर्स करना है, क्योंकि कलेक्शन तो आपको ओनली रिसिप्ट के अमाउंट पर करना है। सो इट में रिजल्ट इन अर्लियर पेमेंट ऑफ टीसीएस ऑल्सो। आपने अगर बिल में चार्ज कर लिया तो फिर आपको पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज किसी डेटर के अकाउंट में टीसीएस को डेबिट करना इज ट्रीटेड एज ए कंस्ट्रक्टिव कलेक्शन। ये माना जाएगा कि आपने उस पार्टी से कलेक्शन कर लिया है टीसीएस, और अगर सरकार की बिहाफ पे आपने कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया तो कलेक्शन करते से ही आपको इसे पेमेंट करने की जवाबदारी, अदरवाइज यू मे बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन ऑल्सो। प्रोसिक्यूशन भी लागू हो सकता है, क्योंकि आपने कलेक्शन कर लिया उसके अकाउंट में डेबिट करके, तो आपको अगले महीने के 7 तारीख तक भरना है, जबकि लायबिलिटी आपकी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है। फिर अगर जैसे मान लिया कि आपने मार्च 2021 के पहले कोई बिल रेज किया और आपने 0.075% से चार्ज कर लिया, किंतु जिसको माल बेचा उसने आपको पेमेंट अगले साल में दिया, तो अगले साल फिर आपको वो पेमेंट अगले साल रेट 0.1% होने वाला है, बिकॉज कोविड का कंसेशन अगले साल शायद नहीं मिलेगा, तो अगले साल फिर आपको आपका टीसीएस की एंट्री छोटा सा अमाउंट से वापस बढ़ाना पड़ जाएगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर कि अगर आप बिल एंट्री करेंगे, अगर टैक्स इनवॉइस में जोड़ेंगे तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है। ये मैंने डेटर एंट्री, जर्नल एंट्रीज बताई कि अगर आपको किसी से टीसीएस कलेक्शन करना है तो क्या एंट्री होगी। जब आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपको एंट्री करना है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी अकाउंट, तो इसमें हमने टीसीएस नहीं जोड़ा है।
फिर जब वो पार्टी से आपको पेमेंट आता है तो आपने पार्टी को पहले से बोल दिया है कि आप मुझे इस गुड्स का जो भी पेमेंट भेजेंगे उसमें टीसीएस जोड़ करके भेजना। तो 1,18,00,000 के अमाउंट में 5100 रुपए का जीएसटी टीसीएस उन्होंने आपको जोड़कर भेजा है। देन जब टीसीएस जोड़कर भेज दिया, आपने पेमेंट रिसीव हो गया, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट वी आर डूइंग द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड टू टीसीएस पेएबल अकाउंट। फिर जब टीसीएस का चालान आप जमा करेंगे सरकार के पास, तो टीसीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये टैक्स इनवॉइस का एक नमूना मैंने दिया है। तो यहाँ इस नमूने में आप देखेंगे कि हमने इसमें जीएसटी ही ऐड किया है अलग से, उसके अलावा हमने कोई टीसीएस की राशि को अलग से ऐड नहीं किया टैक्स इनवॉइस के अमाउंट में। किंतु टैक्स इनवॉइस में आपको एक सैंपल नोट अवश्य देना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम हिम यू विल बी लीगली एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द टीसीएस अमाउंट ऑल्सो। तो यहाँ आपको सैंपल नोट क्या देना, वी आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। तो ये जो शुरू के शब्द है वी आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, तो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि आप लायबल हैं। इसका मतलब आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का सेल 10 करोड़ से अधिक है, यहाँ ये कंफर्म हो जाता है। जब आपको कंफर्म हो गया तभी आप ये लाइन लिख सकते हैं, वी आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस ऑन रिसिप्ट्स अबव 50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 261H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इसलिए लिखना है क्योंकि टीसीएस जीएसटी एक्ट में भी होता है। एट प्रिवेलिंग रेट, प्रिवेलिंग रेट शब्द लिखना है क्योंकि पेमेंट जिस भी साल आएगा उस साल टीसीएस का रेट हो सकता है सरकार चेंज कर देगी, तो आपको एट प्रिवेलिंग रेट शब्द लिखना है। इफ एग्रीगेट पेमेंट मेड बाय यू एक्सीड टू अस 50 lakh in financial year 2020-21, kindly pay TCS at the rate of 0.075%, that is rupees 7080 in addition to the invoice amount. इनवॉइस अमाउंट के अलावा 7080 और आपको ऐड करके भेजना। इन केस यू डू नॉट मेक द पेमेंट ऑफ टीसीएस, योर पेमेंट शेल बी डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ टीसीएस एंड विल बी रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। तो अगर उसने 94,40,000 का ही पेमेंट भेजा, आपको 7080 जोड़कर नहीं भेजे, तो आपने इसमें लिख दिया है कि हम ये मानकर चलेंगे कि आपने इंक्लूसिव ऑफ टीसीएस हमें अमाउंट भेजा, इसमें से हम टीसीएस माइनस करके भर देंगे और ये बचा हुआ 7080 का हम आपको डेबिट नोट अलग से इशू कर देंगे। और अगर उसने अलग से आपको पेमेंट जोड़ के भेजा तो भी आपको डेबिट नोट तो जरूर इशू करना है, बट वी आर टू कलेक्ट द टीसीएस बाय वे ऑफ इशूइंग द डेबिट नोट ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में जो भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड के दिन आपको डेबिट नोट इशू करना है, उसी टीसीएस का कलेक्शन करना है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हम पूरे महीने में पार्टी से 5 बार पेमेंट कलेक्शन हुआ तो 5 बार टीसीएस की एंट्री नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं, लॉ का इंटेंशन कहीं ऐसा नहीं है, न लॉ ने कोई आपको ऐसा रिलैक्सेशन दिया है। आपको एवरी पेमेंट, महीने में 5 बार पेमेंट हुआ, 5 बार आपको टीसीएस का डेबिट नोट, टीसीएस की एंट्री जरूर रेज करना है। अदरवाइज आपका जब भी टैक्स ऑडिट होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके टीसीएस स्टेटमेंट को भी गलत कहेगा और आपकी बुक अकाउंटिंग एंट्री को गलत कहेगा कि इन्होंने टीसीएस का रिपोर्टिंग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत किया, अकाउंटिंग गलत किया है, तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन नोट चला जाएगा। यह एक मैंने टेबल बनाया था जब ये सीबीडीटी का प्रेस रिलीज आया था 17/2020, जो सीबीडीटी की गाइडलाइन थी 29 सितंबर के पहले, उसके पहले ये बनाया था। किंतु गाइडलाइन आने के बाद आप देखिए कि सेक्शन और एक्ट का सारा सिस्टम चेंज हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ क्रॉस कर दिया। अब ये अपने लिए रिलीवेंट नहीं है, अब ये रिलीवेंट है। तो हमें 1-2 चर्चा और कर लेता हूँ, समय कम है चूंकि बाद में हमारे पैनलिस्ट को भी चर्चा करना है, तो मैं चाहूंगा 5-10 मिनट में इसको चर्चा को समाप्त करता हूँ। तो अब 1-2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन चर्चा कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस टेबल में से एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ये टेबल की पीपीटी अभी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, तो आप उस पर देख लीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिया फाइनेंशियल ईयर 19-20 में किसी व्यक्ति का सेल 10 करोड़ से अधिक था, तो वह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अर्थात करंट फाइनेंशियल ईयर में टीसीएस कलेक्शन के लिए तो लायबल है। अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमने किसी व्यक्ति से हमको करंट ईयर में 2 करोड़ रुपए का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, हमने उस व्यक्ति को करंट ईयर में सेल कुछ भी नहीं किया, सेल तो हमने पिछले साल किया था, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में किया था। 2018-19 का पेमेंट हमको 19-20 में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, 19-20 में हमारा वो 2 करोड़ पूरा ओपनिंग बैलेंस चला रहा है। वो 2 करोड़ हमें रिसीव्ड कब हुआ है? अभी अक्टूबर 2020 में 2 करोड़ रिसीव्ड हुआ है। तो 2 करोड़ में से 50 लाख का जो बेसिक अमाउंट है माइनस करने के बाद 1.5 करोड़ पर हमें 0.075% का टीसीएस कलेक्ट करना होगा, चाहे वह सेल हमने करंट ईयर में कुछ भी नहीं किया। बस हमें ये देखना है कि ये 2 करोड़ सेल ऑफ गुड्स से कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे आपने 4 साल पहले किया हो। और 2 करोड़ पर टीसीएस लेना है नहीं लेना, उसके लिए आपको यह देखना है कि जिस वर्ष पैसा रिसीव्ड हो रहा है उसके ठीक पिछले वर्ष में सेल 10 करोड़ से अधिक था या नहीं था। जबकि यह जो 2 करोड़ का माल है आपने बेचा कब है? फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अर्थात आज के 2 साल पहले बेचा है।
पिछले साल भी नहीं बेचा है, तो आपको अदरवाइज जो सेक्शन में 206C में सेलर की डेफिनेशन वो तो ये कहती है कि आपने अगर 2018-19 में माल बेचा तो आपको ये देखना है कि 2017-18 में उस व्यक्ति का सेल 10 करोड़ था या नहीं था। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सीबीडीटी ने अपनी गाइडलाइन में बोल दिया है कि आपको जब पेमेंट मिल रहा है उसके ठीक पिछले वर्ष का सेल देखना है कि 10 करोड़ से अधिक है या नहीं है। फिर करंट ईयर में हम देखते हैं कि मान लिया 1 अक्टूबर के पहले हमें उस व्यक्ति ने 1.5 करोड़ का पेमेंट कर दिया, 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 30 सितंबर 2020 तक हमें उसने 1.5 करोड़ दे दिया, तो उस समय तो टीसीएस का ये प्रोविजन लागू नहीं था, तो इसलिए हमें कुछ कलेक्शन नहीं करना है। अब हम चलते हैं आगे, तो 50 लाख की लिमिट डिसाइड करने के लिए तो 50 लाख से अधिक तो हमारा 30 सितंबर को ही हो गया। तो अब जो हमें 50 लाख का पेमेंट अक्टूबर 2020 में प्राप्त हो रहा है उस पर हमें 0.075% का टीसीएस कलेक्शन करना होगा। मान लिया हमें अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक उस पार्टी से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, ये 50 लाख रुपए हमें अगले साल प्राप्त हुआ, 30 सितंबर के पहले 1.5 करोड़ प्राप्त हो गया, बचा हुआ 50 लाख हमें करंट ईयर में भी प्राप्त नहीं हुआ, अक्टूबर से लगाकर मार्च 21 तक उन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं दिया। वो पेमेंट उन्होंने कब किया? हमको अप्रैल 2021 में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो जब अप्रैल 21 में हमें 50 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है, तो मान लिया इस फिगर को हम अभी 60 लाख रुपए ले लेते हैं, 60 लाख रुपए लेते हैं, तो 60 लाख जब प्राप्त हो रहा है तो हमें 60 लाख चूंकि 50 लाख से अधिक है तो इस पर टीसीएस कलेक्शन तो होगा, पर टीसीएस कलेक्शन के लिए अब 60 लाख चूंकि 50 से अधिक हो गया तो हमें साथ में ये भी देखना है कि उस व्यक्ति का पिछले फाइनेंशियल ईयर अर्थात अप्रैल 21 का पिछला फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में उनका सेल कितना था? तो उनका सेल उस साल में ओनली 9 करोड़ था। तो 9 करोड़ था, इसलिए 9 और इंक्लूडिंग जीएसटी 10 करोड़ से ऊपर था, पर एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेल कितना था? 9 करोड़। तो इसलिए हमें अप्रैल 2021 में जो 60 लाख रुपए प्राप्त हुआ उस पर कोई टीसीएस कलेक्शन नहीं करना है, बिकॉज पिछले वर्ष का सेल उस व्यक्ति का कम हो गया है और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में उसका सेल चाहे 10 करोड़ से अधिक था, किंतु फाइनेंशियल ईयर 20-21 में सेल कम है, तो उसके बाद वाले साल में टीसीएस का कोई अमाउंट हमें इस सेक्शन में कलेक्शन नहीं करना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अर्लियर एग्जेम्पशन मोटर व्हीकल पर टीसीएस में जैसा मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरर को सरकार ने 22/2016 का जो सीबीडीटी सर्कुलर है उसके द्वारा उन्होंने एग्जेम्पशन दिया हुआ था, किंतु वो एग्जेम्पशन सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर नंबर 17/2020 के द्वारा खत्म कर दिया। अर्थात जो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको 29 सितंबर 2020 तक भी मालूम नहीं था कि हम इस 206C1H में आने वाले हैं। एकदम उन्हें एक दिन पहले उन्हें सर्कुलर से सरकार ने बताया कि अब ये जो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है ये भी कवर्ड है। अदरवाइज आप जब सेक्शन का देखेंगे 206C1H, उस 1H में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो सीबीडीटी सर्कुलर में एग्जेम्प्टेड मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है वो भी कवर्ड है। मैं आगे उसकी चर्चा करता हूं। देखिए 206C1H में जो सेक्शन है, सेक्शन में ये मैंने ब्लू और रेड किया है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एवरी पर्सन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ब्लू शब्द को मेनली पढ़ता हूं, और गुड्स कवर्ड फिर ग्रीन शब्द इन सबसेक्शन 1, 1F और 1G। मतलब यहाँ उन्होंने लिखा गुड्स कवर्ड, तो जो गुड्स 206C1, 206C1F और 206C1G में डिफाइन किए हुए हैं उन गुड्स पर 206C1H में टीसीएस कलेक्शन नहीं करना है। ये 29 सितंबर के पहले एक्ट का इंटरप्रिटेशन था। एक्ट में ये कहा था गुड्स कवर्ड। अगर ये लाल से गुड्स कवर्ड के बाद मैंने रेड से ये एक लाइन लिखी है, उस लाइन को वापस मैंने कट भी कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अगर ये शब्द लिखा होता गुड्स कवर्ड एंड लायबल टू टैक्स कलेक्शन एंड हैज कलेक्टेड टीसीएस अंडर सबसेक्शन 1, 1F, 1G, तब तो फिर हमें यहाँ कलेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, किंतु यहाँ ऐसा लिखा ही नहीं उन्होंने कि आपने उस सेक्शन में कलेक्शन किया है। तो फिर भी उन्होंने गुड्स कवर्ड वाले जो भी सेक्शन वहां डिफाइन है उन पर हमें टीसीएस कलेक्शन की जवाबदारी यहाँ पर नहीं है, किंतु 1F को उन्होंने अपने गाइडलाइन 17/2020 के द्वारा जो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उनको इस सेक्शन में कवर्ड कर दिया है, क्योंकि मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर को रिटेल से एक्सक्लूड किया था पहले 206C1F में। फिर एक सेकंड प्रोविजन दिया है, देखिए आप मैंने जो ऊपर लाल लाइन कट की है, आप सेकंड प्रोविजन में देखिए उन्होंने क्या लिखा है। ऊपर जो रेड लाइन है उस पर उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि लायबल टू टीसीएस एंड हैज कलेक्टेड टीसीएस, पर उन्होंने टीडीएस में ऐसा बोला है। टीडीएस में 206C1H का सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट
ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड हैज डिडक्टेड, मतलब लायबल भी है और डिडक्टेड हो गया तो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं होगा, किंतु उन्होंने टीसीएस के सबसेक्शन 1(1)(f) के लिए ऐसा नहीं बोला है। फिर भी सीबीडीटी ने जो मोटर व्हीकल है उसको कवर्ड कर लिया, बाकी चीजें अभी छोड़ रखी। मोटर व्हीकल को उन्होंने इसमें कवर्ड कर दिया है। और जो 20, तो इसी तरह से 286(1) में अगर कोई व्यक्ति तेंदुलीव बेचता है, टिम्बर सेल करता है या स्क्रैप सेल करता है, तेंदुलीव स्क्रैप वगैरह का करोड़ों का सेल होता है, ये ज्यादातर परचेज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो अगर जो बायर मैन्युफैक्चरर है उसने 27C फॉर्म बायर को दे दिया है, सेलर को दे दिया है, तो 27C में उसने केवल फॉर्म दिया, टैक्स कलेक्शन कुछ नहीं हुआ है, तो टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ तो भी 206C(1)(h) से ये बाहर हो जाएगा, बिकॉज 206C(1)(h) को उन्होंने जो 206C(1) का जो स्क्रैप और टिम्बर और तेंदुलीव है उन्होंने सीबीडीटी ने गाइडलाइन में कवर्ड नहीं किया, 17/2020 में कवर्ड नहीं किया है। 17/2020 में ओनली उन्होंने मोटर व्हीकल के मैन्युफैक्चरर को कवर्ड किया है। सो अदर मैन्युफैक्चरर आर एक्सक्लूडेड एज पर सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 इफ दे आर गिविंग फॉर्म नंबर 27C। टीसीएस रिटर्न हमें कब जमा करना है? हर क्वार्टर एंड होने से 15 दिन में जमा करना है। टीसीएस का चालान कब जमा करना है? चालान हमें जिस मंथ में आपने रिसिप्ट पेमेंट रिसीव्ड हुआ उस समय आपने कलेक्शन किया, कलेक्शन का मंथ के एंड होने से 7 दिन में हमें टीसीएस का चालान जमा करना है। सो एवरी मंथ एंड होने से 7 दिन में आपको ये चालान जमा करना है। इसमें जो बायर है वो लोअर रेट का सर्टिफिकेट नहीं लेकर आ सकता है, उसे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बायर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी इंक्लूड कर लिया तो भी उसे फॉर्म नंबर 27(b)(a) का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो एग्जेम्पशन 206C(1)(f), 206C(1)(g) और 1(h) में नहीं मिलेगा। और क्रेडिट कब मिलेगा? तो क्रेडिट जनरली लोग सोचते थे साहब जैसे मान लिया मैंने परचेस तो 2018-19 में किया था, पेमेंट एसएससी ने किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, उस साल में परचेस तो कुछ करा ही नहीं है, तो इस साल में क्रेडिट कैसे देंगे? फिर ऐसा नहीं हो कि मुझे क्रेडिट डिसअलाउ हो जाए, मेरा केस स्क्रूटनी में चला जाए। तो उन्होंने यहाँ ये रूल 37I में एक अमेंडमेंट कर दिया, रूल 37I में सब रूल 2A डाल दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जब टीसीएस का कलेक्शन जिस फाइनेंशियल ईयर में होगा उस साल में ही उसे क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा, चाहे सेल पिछले किसी भी वर्ष में एग्जीक्यूट हुआ है। अगर टीसीएस रिटर्न कोई गलत फाइल करता है, उसमें गलत इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि हम बिल में टीसीएस कलेक्शन कर लेंगे, तो जब बिल में कलेक्शन करेंगे, करेक्ट करेंगे, आप भरेंगे भी तब, तो आप टीसीएस में 27 EQ भी आप गलत फाइल करेंगे। तो अगर 27 EQ गलत फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 271H में 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा सकता है। और अगर आप पेमेंट के समय कलेक्शन नहीं करेंगे तो उस समय डिफॉल्टर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले कलेक्शन कर लिया, वो कलेक्शन तो इनकम टैक्स एक्ट में बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, वो उसको कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे पेमेंट के समय आपने कलेक्शन नहीं किया, सो यू आर डिफॉल्टर। उस समय आप डिफॉल्टर है तो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टीसीएस देयर विल बी ए पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(CA). फिर अगर आपने कोई टीसीएस का अमाउंट कलेक्शन करके रख लिया, जैसे आपने टैक्स इनवॉइस में कलेक्शन कर लिया और जमा नहीं किया, आप बोलेंगे साहब जमा तो हम तब करेंगे जब हमें पेमेंट रिसीव्ड होगा। तो अगर आपने पार्टी के अकाउंट में डेबिट कर लिया तो इसे डिम्ड कलेक्शन माना जा सकता है, और डिम्ड कलेक्शन माना जाएगा तो 276(b) में जो व्यक्ति ने कलेक्शन किया उसे 3 साल से लगाकर 7 साल की जेल भी हो सकती है। ये हो सकती है, कंफर्म में नहीं बोलता, क्योंकि नहीं तो कहीं साहब डरा रहे, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस लॉ में जो लिखा वही बोल रहा हूं। हो सकता है जेल नहीं हो चूंकि नया प्रोविजन है। इसमें अगर हम कलेक्शन करने के बाद लेट भरते हैं तो 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा। फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इस तरह के फॉर्मेट में हमें सारी इंफॉर्मेशन देना होती है। सो ऑल दिस टीसीएस की वैसे तो और भी थोड़ी सी लंबी चर्चा है, किंतु जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी वो मैंने करने का प्रयास किया है। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होगी तो हमारी जो पैनल, हमारे पैनलिस्ट है, एक्सपर्ट विद्वान है जीएसटी इनकम टैक्स के, अभी हम आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। सो थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी ए पेशेंट हियरिंग। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, मुझे समय दिया, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू विक्रम चावला जी। विक्रम चावला साहब, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं।
Hello. Can you hear me now? Yes, yes, yes. Vikram ji, हाँ. Thank you. There was some technical issue. Thank you, राकेश जी. आपने राजेश जी इतना शॉर्ट टाइम में और इतना बड़ा सब्जेक्ट कवर किया है. आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है. देखने को तो छोटा सा लग रहा था, बट अमेंडमेंट्स बहुत है. बहुत सारी चीजें समझ में आई, लेकिन सबसे ज्यादा चीज ये समझ में आई कि जो इसमें फिर अरेस्ट के प्रोविजन आ गए. गवर्नमेंट को आजकल हर एक्ट के साथ, हर प्रोविजन का ये जो अरेस्ट के प्रोविजन लगा रही है, ये बहुत ज्यादा समझ में आ रहे हैं. तो खैर अभी इस पर डिटेल चर्चा करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर बीइंग देयर. असीम जी, यू हैव द पीपीटी विद यू, तो कैन यू शेयर इट इन द चैट बॉक्स प्लीज. बहुत लोगों की डिमांड आ रही है, आप लोगों से क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिएगा. अभी गांधी जी को सुनते हैं. Gandhi ji, we all know he needs no introduction. Mr. D.K. Gandhi is a leading advocate from Ghaziabad, and he is well known within the circles of UP Tax Bar Association as well as the All India Federation of Tax Practitioners also. So that's a short introduction of him. Gandhi ji, जो इसका aspect है indirect taxes का और otherwise, please आप उस पर lead लीजिए. Over to Mr. D.K. Gandhi. Good morning to all. Am I audible, Vikram ji? गांधी जरा सी इको कर रही है आवाज आपकी. थोड़ा सा माइक को एडजस्ट करना पड़ेगा. Hello. Is it okay now? बेटर नाउ. Thank you so much, Vikram ji. Thank you so much. After hearing Rajesh bhai, nothing is left to explain as far as the provisions of section 206 are concerned. But before I start, I am really thankful to the chairman of North Zone Federation and to my brother Arvind Gupta, President UP Tax Bar, for affording me an opportunity to come before you on such a subject which looks as if it is nothing to be dealt with GST. And before I again come to start my wordings, I would like to welcome our Deputy President MS Rao and special kudos to Mr. O.P. Shukla, who is present here to hear the today's this web lecture, and to Arvind Shukla ji, Jafar ji, Chawla साहब, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आज के श्रोतागण हैं, दोस्त लोग हैं, जो जिन्होंने अपना कीमती समय अपने इस इतवार में से निकाला है इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए. बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका स्वागत. दोस्तों, जितनी बातें राजेश जी ने कही है, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूं कि मैं इत्तेफाक रखता हूं, बिकॉज ये लॉ ऑफ द लैंड है. अगर हम इत्तेफाक ना भी रखें तो भी हमें रखना पड़ता है, लेकिन तब भी कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोविजन है 206 का, ये आज का प्रोविजन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसकी वैलिडिटी चैलेंज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग हो आए हैं सन्यासी राव के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ है, गवर्नमेंट को ऐसा पावर है कि वो इनकम टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है. लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन्यासी राव के केस में डिपार्टमेंट ने एक बात ये कही थी कि हम, ये 2003 से लागू आया था प्रोविजन, तब में और अब में मैं समझता हूं 15 से लेकर 17 साल का अंतर आ गया. तब उन्होंने कहा था कि जो इवेजन हो रहा है उसको नैप करने के लिए हम लोग लाए हैं. लेकिन जो आज का रिजीम है, ये जीएसटी का रिजीम है, आई डू नॉट थिंक that this particular provision is going to nab any evader. Rather, this provision is saying that every businessman is an evader and we need to check on each and every transaction by way of collection of tax. May it be the case where we see कि बहुत छोटा amount government को मिलने वाला है, but intent of the government is something different. They are deeming as businessman as evader. And more importantly, one thing is very, very important when we are reading the 206(1)(h). This, they are saying this is on if the receipt of any amount
as consideration for sale of goods from a buyer. These one line is very, very important. But under today GST regime, whether any dealer is making a sale, whether I am selling any goods, if I go the literal meaning of the law, I am not making any sale, I am not selling any goods, I am making supply of the goods. The basic definition has been changed of the selling of the goods itself by virtue of amendment in the law. Government has removed the purpose of sale of goods basically. It is nowhere defined, but it is a law, we have to read that way. What is saying, GST is a tax on any supply of goods or services or both, except supply of alcohol liquor for human consumption. The levy of GST by the center and state is on supply for consideration. Although this particular is not a tax, we very well know that 2061H is not a tax. It is a way of collection of probable income tax. That is what the government has come with the press note and the explanation on the probable income of the buyer. So we are collecting some small amount. But very important part is whether it is for the consideration of sale of goods. I am not receiving any consideration for sale of goods at all. By all means, we can go and think that this is intention is this, or it is the idea behind it, but there is no sale of goods as far as GST regime is concerned. This is one part. And secondly, one important aspect, idea behind which my brother Rajesh Mehta has suggested, the idea to nab this fake invoice racket could have been, if this is the idea, then I will be the happiest person to fight a case where all fake invoices become valid, because it is not a cost at all. On a 500 crore, hardly you have to pay rupees 5 lakh and all transactions become genuine. Whether the point is that payment is made or not, whether money is coming into bank or not, entries are going on, passing on that way. So that is something separate issue. I will not be going into that. But important part is that according to my understanding, it is on the receipt. Receipt part is very, very important. Receipt for consideration of sale. So we have to be very clear, although it's need to be not to be specified, it is not applicable on any service sector at all. Because if we go to the definition of GST, then it includes everything. It includes everything. What is the supply, which is not service, that is goods. So, but it is not applicable because law is very specific. It is saying only for the consideration. So whatever we are receiving as a payment, so we are supposed to recover a small amount of tax from the buyer, and buyer is also defined by this press note or explanation, whatever it is. So it is also very clear. So it is not applicable to export sale. This is very clear. One question that will be coming up, that was raised by Mr. Santosh also, high seas sale. I do not see any reason on imposition of tax on high seas sale or purchase also, because that person comes under the definition of importer. He does not come under the definition of buyer. But when we go to the strict interpretation, my mind knocks again and again. When we are not accepting importer as a buyer, then why we are accepting that this is applicable on a GST registered dealer? It is not a consideration for sale, it is a consideration for supply of goods. So what we need to understand that this is somehow a mistake. I would not say, because the legislature is supreme, lawmakers are better intelligent than all people, but they have forgot to use this word. It is on the sale only. So it is somewhat old provision was lying, it has been brought into vogue. Secondly, now coming to another aspect, what is the liability of TCS or software? This is a very interesting question, because software is goods or not. This is very, very important, because under GST nothing is clear. As far as Supreme Court says in the case of TCS versus State of Andhra Pradesh, that software is capable is goods.
But when it is a goods, that has also been defined by the Supreme Court when it is on the shelf. And when it is not on the shelf, it cannot be sold as a goods, it is a service. So we have to be very, very careful. In the cases of software companies, we have to make a distinction. This is the part which is pertaining to GST. We have to make a specific distinction that this kind of a software falls under the definition of goods, and therefore it is liable to, which is attracting the provision of TCS. And when a software company is providing a software as a service, then the provision of TCS would not be applicable. This is my considered opinion. Panelists may differ, or even Rajesh Bhai may also have some his opinion, but according to my understanding, we have to adopt a twofold strategy as far as software is concerned. High seas, I am just dealt with it in a very quick manner, because my intent is one thing is very, very clear. I would like to be even more circular also with GST. Earlier in 2018, there was a problem whether TDS would be applicable on the amount of GST or not. And 2018, a circular by GST department was issued, yes, it would be. But again, it was retracted on the specific issue of this TCS also, where the CBDT has very much clarified that this TCS is a part of income tax, therefore it will not be applicable. But why the question arose? Because the value of supply has been defined under section 15 2 small a of GST Act. And what that says, I am reading it for the information of all my brothers. That say the value of supply includes any taxes, duties, cessions, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this act. So therefore it was understood by trade and industry that TCS shall be applicable, TDS shall be applicable on this whole. But then they defined no, it is not going to be applicable, like Mr. Mehta has dealt with what will be the aggregate turnover for the purpose of exclusion, and whether it will not be included for the purpose of collection of TCS. One thing is very clear, how the things are to be dealt with it. This is the most accounting part and practical part which has to be handled in situation of this TCS. What is there? People have started raising this TCS on the invoices, which was in the cases of motor vehicle. They are copying from there, but the provision of 2061F is entirely different from this, because it is on the receipt of the consideration, and consideration that also in the regard to sale of goods. It has to be related with the sale of goods only. But while on tax invoice you are not very much sure whether you are going to get payment or not. So how you can charge it on the invoice? For the sake of convenience of accounting person, you should not do it. And it is not permissible under law also, as far as my understanding goes. So what we are supposed to do, my simple take is that we are not supposed to charge it on the invoice. We can raise a debit note and collect it afterwards, and more so even if we do not raise a debit note. Suppose I have to collect rupees 1 crore 10 lakh and I have to deposit a specific TCS amount on that amount I can deposit, and I can give credit to the buyer for that amount, and passing that entry would suffice according to my understanding. It is not that I have to collect in cash itself. Suppose I make a less payment to the person, and that particular amount of TCS I remit to the government and show that this is the amount, so the purpose would be served. So this is one part. Secondly, what will be the definition of goods? This is very, very clear, although very specifically Mr. Mehta has clarified that it is not applicable on the immovable. But if we go on the definition of goods under Sale of Goods Act 1930 and Central Goods and Services Act, what is the difference? I am reading it out. What I am trying to distinguish is,
the term goods has not been defined in the Income Tax Act. This is very interesting part. And the term goods is a wide import. What is saying as Sale of Goods Act? It is saying goods means every kind of movable property other than actionable claim and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part. And what the CGST Act says? Goods means every kind of movable property other than money and securities. So here it has been distinguished. And a similar question has been raised in the cases of security also, which rather is not part of the GST, is more part of the income tax. It has been excluded now by the government that it shall not be applicable, TCS shall not be applicable on the payment received in relate to the business of securities, which are listed on the stock exchange. So that is one part. And what is more important, the tax shall be collected. I am giving a specific list also, although it is available. It is available on the movable property, and that itself any commodity, share or securities. One interesting part is electricity, fuel, motor vehicle, liquor, jewelry or bullion. So we have to go by this. Whether TCS to be collected on the movable property, question is barely no, because it doesn't come. Motor vehicle has been dealt by Mr. Mehta, I will not be going. But interesting part, what I would like to be, whether TCS required to be collected on transaction in electricity. In the case of state of Andhra Pradesh versus National Thermal Power Corporation, 2002, it has been held that electricity is a movable property, though it is not tangible. It is a good. Further, custom tariff has also covered electricity under heading 2716. So we have to understand that electricity is a good. A transaction in electricity can be undertaken either by way of direct purchase from the company. But CBDT has clarified that the transaction in electricity, renewable energy certificate, energy saving certificate traded through power exchanges registered under regulation 21 of CERC shall be out of scope of TCS. So they are excluded. But what we have to infer that tax is required to be collected where electricity is purchased directly from electricity generation companies. So this is, we have to take the take. Non-resident airlines, everybody is clear, that has been excluded. Software, I have given my take on this. Now the interesting part is jewelry. Everyone knows the jewelry provision came and it again went, but now it has come once again. It is applicable on the jewelry because jewelry definitely comes under the definition of goods. So what is more important, whether TCS is liable on resale of goods. So that also we have to go to the particular provision. We have to go, if I am a dealer making resale of scrap, making resale of motor vehicles, I am liable to that also. One interesting, हाँ please. थोड़ी सी आपकी डिमांड हिंदी के लिए आ रही है. ओके कोई बात नहीं, मैं हिंदी में आ जाता हूँ. सब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, एक और चीज बड़ी अच्छी सी है, टीसीएस जो बायर का जो एडवांस है उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. उन्होंने इसमें ये कह दिया कि इंक्लूडिंग एडवांस जो है ये होगा, बट आई एम क्रिएटिंग ए सिचुएशन वेयर आई हैव रिसीव्ड ओनली एडवांस, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर. सो माय टेक इज टिल I receive an order for sale of goods, that advance is not liable because that amount received is not in consideration for selling of goods. But whatever the situation, we have to specify how advance is to be taken. Advance is for the present sale or for future sale. So if it is for future sale, even if I do not know, I am not supposed to pay TCS on that. But tomorrow, or after 2 months, 3 months, I receive an order and party says that this advance which I gave to you just for the as advance as loan, then that may be adjusted. At that time, liability should come. That's my take. GST part is
also to be taken, because that is also again very clear that it is only on the consideration receipt. It is on the amount received. So tax has not to be included. That is also clear. So I will not be taking much time and directly requesting all the audience to raise questions, because that will be more interesting to interact with each one of you, and more and more things come out of picture. Thank you so much, Chawla sir. थैंक यू सर, थैंक यू गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शॉर्ट में काफी कुछ कवर कर दिया। जो विजन थी कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से भी देखना, द इम्पैक्ट विच इज गोइंग टू हैव। अभी तक इम्प्रेशन ये था कि सिर्फ जो है इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के ही सब कंप्लायंस हो जाएगी, बट ये जीएसटी पे भी काफी जबरदस्त इम्पैक्ट है, अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट है, ये सारी इश्यूज डेफिनेटली है और आगे उठेंगे ही उठेंगे। तो मैं अब अपने साथ इनवाइट करना चाहता हूँ श्री अरविंद शुक्ला जी को। अरविंद जी नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू, नमस्कार। अब अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी इज ए लीडिंग लॉयर फ्रॉम वाराणसी एंड ही हिमसेल्फ नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सबको सबके जाने पहचाने हैं। तो आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में अरविंद जी हमारे साथ रहेंगे और क्वेश्चंस के बारे में, इससे पहले कि मैं यहाँ से नीचे से क्वेश्चंस दो जो चैट बॉक्स में आए हैं, कुछ का तो आंसर आ गया है और बाकी लेते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद जी से, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या आपके अपने कोई क्वेरी है तो? जो बातें कही गई वो बहुत क्लियर है टीसीएस के छोटे से प्रोविजंस में, और हमारे स्पीकर्स ने बहुत अच्छे ढंग से उन चीज की एनालिसिस की। राजेश मेहता जी का और गांधी जी ने भी जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन चीजों को बहुत अच्छे से समझाया। मगर मैं इतना कहूंगा इसको और सिंप्लीफाइड ढंग से देखा जाए और इंट्रिकेसीज ऑफ डेफिनेशंस में न जाते हुए ये सीधे देखा जाए कि गवर्नमेंट का मंशा यही है कि हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए, जैसा मेहता जी ने पहले ही कहा था। अब यह है कि किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना है। मेरे विचार से एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि इनवॉइस में टीसीएस का इंदराज नहीं होना चाहिए और इसके अलग से दिया जाए, जिसमें कि डेबिट नोट दे दिया जाए या एक अलग से लेटर दे दिया जाए कि आपको इसका टीसीएस भी देना है। जो इनवॉइस बने उसमें सेल ऑफ गुड्स एंड जीएसटी जरूर हो, मगर टीसीएस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पैसा हमको इस साल मिले, बाद में मिले, पार्ट में मिले, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। अब इसमें खाली छोटे से एग्जांपल के साथ में, जैसा मेहता जी ने भी कहा कि पिछले साल मेरी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था, इस साल में मैंने सेल की और उस पर टीसीएस की लायबिलिटी हुई, मगर मुझको वो पैसा नहीं मिलता है और अगले फाइनेंशियल में मिलता है। अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि इस साल में अगर मिलता तो 0.75% का टीसीएस था, अगले साल में है तो 1%। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि पेंडेमिक की वजह से इस साल मेरा टर्नओवर नीचे चला जाता है, 10 करोड़ के नीचे चला जाता है, तो अगले साल भले ही कुछ भी पैसा मिल रहा मुझको कोई टीसीएस की लायबिलिटी नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इनवॉइस में टीसीएस को नहीं होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। नाउ कमिंग कि अब कैसे उसका कलेक्शन होगा, ये हमको अमाउंट ऑफ रिसीट एंड द पीरियड ऑफ रिसीट के ऊपर डिपेंड करेगा। हमको वो ध्यान देना है कि जब मुझको पैसा मिल रहा है सेल कंसिडरेशन, तो वो आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए ध्यान देना है कि पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था, इस साल का रेट कितना है, वगैरह वगैरह। That is it. So now we come to the questions, और हमारे लर्नेड पैनलिस्ट राजेश जी भी हैं, गांधी साहब भी हैं, और हम लोग मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है इसमें पार्टिसिपेंट बॉक्स में, हम उसको भी लेना चाहेंगे। somebody is मैं चावला साहब बीच में अब इंटरव्यू करना चाह रहा था बिफोर ए क्वेश्चन कम। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको अभी शुक्ला साहब ने भी इंडोर्स करा, हम लोग तो कर ही रहे, जो इंटेंट है इनवॉइस में ना रखने की, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब हम इनवॉइस को GSTR1 जब हम फाइल करते हैं जीएसटी में, उसको नॉर्मली हमारा स्टाफ करता है, राइट? जो अकाउंटेंट करते हैं, आजकल 10 करोड़ की सेल कोई ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लगे कि आपके छोटे बिजनेसमैन के हाथ में नहीं आएगा। तो जब वो इनवॉइस जाता है, हर चीज ऑटो पॉपुलेटेड है, उसके अंदर वो टैक्स पार्ट भी लेता है, ये पार्ट भी लेता है, तो उसमें जितनी अकाउंटिंग की जो कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, और वो सबसे ज्यादा
डिफिकल्टी पैदा करेगी टैक्स ऑडिट के टाइम पे, अपना जीएसटी ऑडिट के टाइम पे और जीएसटी अथॉरिटीज के माइंड में। सो बेटर इट इज कि हम उसको हटा ले, उस बात को इससे कोई लिंक ना रखे, सो दैट कि हमारा जो जीएसटी वाला पोर्शन है वो डिफिकल्टी ना आए, जो छोटी छोटी चीजों पे वो जो हमारा टाइम जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बात जिस वजह से मैं अरविंद जी से भी करूंगा, राजेश जी, अभी जो एक जो प्रैग्मेटिक चेंज आया जीएसटी के आने के बाद, वो इस प्रॉब्लम से हट करके है कि अब हमें जितनी भी चीजें देखनी होती है बैलेंस शीट बनाते वक्त या जीएसटी का काम करते वक्त, अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जीएसटी जानता हूं, मुझे इनकम टैक्स नहीं पता, और इनकम टैक्स वाला ये कहे कि जीएसटी की बात जो है सेल्स टैक्स वाले से समझ लेना। अब दोनों को हम लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल्स के लिए, कि हम आपस में इंटरेक्शन इतना रखें कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो होने चाहिए क्लियर, इनकम टैक्स के जीएसटी वाले को और इनकम टैक्स वाले को जीएसटी, क्योंकि बाद में जाके जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो अल्टीमेटली क्लाइंट जो है प्रोफेशनल के पास ही आता है, वो किसी के पास भी जाए। सो वी हैव टू मेक ए कम ऑन दिस ब्रिज, और इन चीजों को भूलना है कि इनकम टैक्स वाला और जीएसटी वाला, दे ऑल आर वन, दे आर प्रोफेशनल। दिस इज माय हम्बल मैसेज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल माय प्रोफेशनल कोलीग्स। थैंक यू चावला साहब। थैंक यू गांधी जी, लेकिन आप एक चीज फिर से भूल गए। बताइए। अब हम सबको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा क्रिमिनल वालों से भी। उसके लिए हम वकील काफी है, उसके लिए हम लोग काफी है, हमारी बैकग्राउंड हमें हेल्प करेगी उसमें। हर प्रोसीडिंग के साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग आ रही है, हर के साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग आ रही है, तो वील हैव शार्पन आवर स्किल्स ऑन दी सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी। इन सब पे कॉलेज में पढ़ी थी, कम इस्तेमाल, बिकॉज उतनी प्रैक्टिकली हम लोगों ने तो कभी इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन ये सब करनी पड़ रही है। मैं तो पिछले कई दिनों से बार बार आईपीसी और सीआरपीसी, सीपीसी रिवाइज कर रहा हूँ। इन सब चीजों की तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इनकम टैक्स में भी पड़ेगी अब। तो ये डेफिनेटली। और गांधी जी, आपने एक और बड़ा अच्छा छेड़ा कि जो रिकंसिलिएशन है, अब आप एक और पोजीशन आने वाली है जो अनाउंस हो रहा है बार बार कि जीएसटी की रिटर्न ऑटो पॉपुलेट होगी। यस। तो ऑटो पॉपुलेशन में और दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल ना। और ऑटो पॉपुलेट के साथ एक और आप ध्यान दीजिए कि 1 अक्टूबर से इन्होंने ई इनवॉइसिंग लगा दी है, जो 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के लिए है, और 1 जनवरी से 100 करोड़ पे आ रही है, और 1 अप्रैल से 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए आ रही है कंपल्सरी इनवॉइसिंग। ई वे बिल खत्म हो जाएगा। तो वंस यू डू ई इनवॉइसिंग बिफोर द मूवमेंट ऑफ द गुड, तो आपने फिर जैसे भी जनरेट किया तो ऑटो पॉपुलेट होना है उसके अंदर। और उसके बाद जो है इनका उधर से जब ऑटो पॉपुलेट हो गया, उसका अमेंडमेंट के चांसेस खत्म हो जाएंगे। प्लस जो एनुअल रिटर्न है वो इस टाइम अनफॉर्चुनेटली जो आज की डेट में एनुअल रिटर्न चल रही है 9, दैट इज ओनली कंसोलिडेशन ऑफ द मंथली फिगर्स। इट इज नॉट एन एनुअल रिटर्न वेयर यू कैन करेक्ट द एनुअल फिगर्स। वो तो कहते हैं वो आप कंसोलिडेट कर दीजिए, 9C में जाके उसको बुक से रिकंसाइल कर दीजिए और डिफरेंशियल टैक्सेस पे कर दीजिए। इतना बुरी तरह स्प्लिट कर दिया है। I think so. It is definitely a challenge. Yes. We have to consider right from stage 1. So now let's look at the questions जो इसके अंदर आए हुए चैट बॉक्स में। ब्रिजमोहन जी का था, ये मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो चुका है इसके ऊपर। ज्यादातर क्वेश्चन तो टर्नओवर के लिमिट से ही संबंधित थे। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है सामने। ये जो भी बात करी थी राजेश मेहता जी ने कि पहले तो सर्कुलर नंबर 17 आया, उसके बाद अगले दिन आ गया प्रेस रिलीज आ गई, और सर्कुलर को तो उन्होंने पावर दे दी एज गुड एज लॉ, एज गुड एज नोटिफिकेशन। इट मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड। इट इज बाइंडिंग अपॉन बोथ द पार्टीज। बट व्हाट अबाउट द प्रेस रिलीज? अब जो प्रेस रिलीज से आ रहा है, इसकी लीगैलिटी क्या है? प्रेस रिलीज भी डिपार्टमेंट को बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट को तो प्रेस रिलीज एसएससी को बाइंडिंग नहीं है, पर डिपार्टमेंट को बाइंडिंग है। तो उसमें उन्होंने ईज ऑफ कंप्लायंस की बात ही बोली कि रिसिप्ट पर ही आपको कंसंट्रेट करना है सेल्स में। that is in favor of the dealer basically. Yes. That is fine, but हमारा इशू ये आता है जब भी प्रेस रिलीज आती है, प्रेस रिलीज की लीगल वैल्यू कोई नहीं होती। उसकी लीगल वैलिडिटी मतलब एसएससी अगर चाहे मुझे- तो उसको इग्नोर कर सकता है, एसएससी चाहे तो डिपार्टमेंट इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ने इशू की है। लेकिन हम कभी कभी डिपार्टमेंट को बताना चाहते We may ignore, no, Chawla sir. नहीं, we may ignore, but If it is not favoring us, if it is against us. Yes. if you want to enforce it on the department, तो डिफिकल्टी आ जाती है ऐसी। Naturally. अब बोले कल्चर जो है ये प्रेस रिलीज का जो चल पड़ा है, ये नया चल पड़ा है। अब प्रेस रिलीज से ही जो कहानियां आ रही है हमारे सामने।
किसी ने हैंड रेज किया है? यस, देयर इज वन हैंड रेज है, मिस्टर सौदागर. आई एम अनम्यूटिंग यू. प्लीज रेज योर क्वेश्चन. Sir, good afternoon, sir. Only one question. The TCS is collected on advance and remitted without knowing this is advance. Suppose the next month, if I'm going to repay the advance, what to do? It is collected. Collected and remitted. Yes. It is collected. So at the time of refunding of advance, you cannot refund the TCS. Yes. You cannot. नहीं राजेश मेहता जी, उसमें कैसे रिफंड क्यों करेंगे हम? वो रिफंड नहीं करते. इसका अमाउंट रिफंड नहीं होगा. सो आप एडवांस रिफंड कर सकते हैं, इसका अमाउंट रिफंड नहीं होगा. If he has collected rupees 1 lakh and 75 towards TCS, so he will refund the 1 lakh. He will not refund that 75 rupees. 75 will be deposited to the government. It cannot be refunded and TCS statement cannot be revised for this purpose. But point is कि जो advance है, that must be in relation to the consideration for sale. Sale of goods, yes. If it is not, if it is a simple advance, then I am not supposed to deposit TCS. That's my take. Yes, yes, very it should be in the nature of only either unsecured loan or an advance against sale of goods. Yes. Then there's one more question. I'd like to take a नाम नहीं आया, फोन का नंबर है Galaxy AM31. It says, if receipt is collected rupees 55 lakh rupees on 10th October till 1st April, then from buyer when TCS is collected on 5. I'm not very clear. This is at 12:26 p.m. If you can read it in the chat box, 12:26 p.m. जिनका ये है, can you raise the hand so that we can take a question directly from him? ये बाद में 12-26, हाँ 12-26 पे जो if receipt is collected 50 lakh on 10th October till 1st April, then from buyer TCS is collected on 5 lakh or so. क्वेरी ज्यादा क्लियर नहीं, पर ये बताए थे कि जो 55 लाख का अमाउंट 10 अक्टूबर को कलेक्ट किया है, तो 10 अक्टूबर को TCS की लाइबिलिटी 5 लाख रुपए पर आ जाएगी. मतलब उनका ये पूछना है कि हमको मंथली करना है, मंथ एंड में. नो, मंथ एंड में नहीं, एट द टाइम ऑफ एवरी रिसिप्ट. महीने में अगर आपको 4 बार पेमेंट रिसीव हुआ, चारों बार आपको TCS का डेबिट एंट्री करना है. सो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि बिल में करना है, नहीं बिल में नहीं लेना है, मंथ एंड में नहीं लेना है. और 10 अक्टूबर को ही आपको TCS कलेक्शन करना होगा. थैंक यू राजेश जी. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विनोद मित्तल भटिंडा जी से. कहते हैं if TCS is applicable, whether TCS is applicable on exchange or barter without transfer of money. नहीं, अगर इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है. Not applicable. Not applicable. But new thought, thinking out of the box. हमारे मित्र विनोद मित्तल जी जो है नए क्वेश्चन रेज करते हैं. वही M31 वाले का दोबारा क्वेश्चन आया, नीचे वही आया कि whether it can be monthly basis or daily. तो आपने अभी इसका रिप्लाई किया है. That's all questions in the question box, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया. अभी भी अगर कोई इसमें एक चीज करना चाहेंगे, ये मंथली वाला कोई सिस्टम नहीं, सीधे कलेक्शन की डेट के साथ में जोड़िए उसको. और मंथली वाली बात है, 1-2 जगह और मंथली लिखा हुआ है, लेकिन मंथली से कोई मतलब नहीं. हमको देखना है सीधे कि जो पैसा मेरे पास आज आया है या जिस डेट को भी आया है, उसको हम लिंक करें कि हमको उसके ऊपर TCS लायबिलिटी है, नहीं है, कितनी है, ये देखना होगा. देखना ये कि पिछले साल का टर्नओवर और कब मिला है, इस साल का टर्नओवर 50 लाख के ऊपर हो गया है 1 अक्टूबर 2020 के बाद. इन चीजों को ध्यान देना है, मंथली से मतलब नहीं. ओके. एक क्वेश्चन लास्ट आया है. इन केस ऑफ फॉरेक्स डीलर, विल दे बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS? फॉरेक्स डीलर इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेजते. फॉरेक्स डीलर इंडिया में केवल मनी एक्सचेंज करते हैं. इंडिया से बाहर जो भी मनी रेमिट होता है वो बैंकों के द्वारा होता है. अथॉराइज्ड डीलर, फॉरेक्स डीलर इज नॉट द अथॉराइज्ड डीलर टू रेमिट द मनी. ही कैन नॉट रेमिट. रेमिट तो केवल बैंकों के द्वारा ही होता है. तो बैंक विल बी लायबल टू कलेक्ट TCS. फॉरेक्स डीलर इज नॉट लायबल टू कलेक्ट TCS. That's the question. If anybody else any one thing I want to add, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है. Although it is pertaining to GST, हमारे यहाँ बार बार आता है सब जगह. जैसे हमारे यहाँ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट, पैन एक ही है. So how it will be applicable? So it will be applicable on the one PAN only. ऐसा नहीं है कि वो कहे कि एक यूपी में भी है मेरा, उत्तराखंड में भी है और दिल्ली में भी है, there are 5 PANs.
मतलब 5 GST नंबर बट हैविंग 1 पैन नंबर, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो जैसे ही सबकी कंपोजिट टर्नओवर हो जाएगी तीनों की, तो इट शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है, बिल्कुल। और एक इसमें जो ब्रांच से सपोज मेरी उत्तराखंड ब्रांच है और दिल्ली में भी है, मैं यहां से 10 करोड़ भेज देता हूं उत्तराखंड को, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होएगा, बिकॉज देयर इज नो बायर एंड सेलर रिलेशनशिप। चीजें बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, बट क्वेरी जब आ जाती है तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। थैंक यू गांधी साहब। एक क्वेश्चन आया कैश सेल वाला। हाँ, लास्ट में भी आया। हाँ जी, हाँ जी। मैं केस सेल, देखिए केस सेल, पहली बात तो केस सेल होगा अगर कोई आपका जो डेटर है वो आइडेंटिफाइड है, डेटर आइडेंटिफाइड है तो ही कलेक्शन होगा। अगर किसी पार्टी के अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ, मान लिया पेट्रोल पंप का सेल 20 करोड़ है, अब पेट्रोल पे जो दुकानदार भराता है, दुकानदार के पास कोई पार्टी का अकाउंट ही डेबिट नहीं किया उसने, क्योंकि कैश रिसीव्ड हो रहा है, सो इट इज नॉट कवर्ड। बिकॉज उनके पास अगर बुक्स में कोई डेटर है, उस आदमी को, सिंगल व्यक्ति का अगर उसने कोई अकाउंट मेंटेन किया, कैश सेल भी किया है, किंतु अगर उसने पार्टी वाइज अकाउंट्स मेंटेन किया देन इट इज कवर्ड। पार्टी वाइज अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। मोस्टली पेट्रोल पंप में होता है कि भी पेट्रोल पंप का सेल करोड़ों रुपए का, पर वो कोई गाड़ी नंबर से और पार्टी नंबर से पैन नंबर वगैरह कुछ नहीं लेता बायर का, पेट्रोल भराने वाले का। तो राजेश जी, आप आइडिया दे रहे हैं कि अगली बार पेट्रोल पे भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। सरकार को आइडिया दे रहे हैं। But one more interesting question has come for the threshold limit. Whether export sale will form part of ₹10 crore limit? Yes, it will. क्योंकि उसमें 10 करोड़ में किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, इवन सर्विसेज, एक्सपोर्ट, सब चीज कवर्ड है। एग्रीगेट को किया ना उसमें। Yes. All kind of item. So before we close this, any other comments? शुक्ला जी, मेहता जी, गांधी जी, any other comments you like to make? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि नए प्रोविजंस हैं और बहुत ध्यान दे करके इसके ऊपर हम लोगों को इसको पालन करना है। अच्छा है या नहीं अच्छा है, या गवर्नमेंट का ने कंप्लायंसेस ज्यादा करके खाली एक व्यापारियों पर थोप दिया है असेसीज पर, वो बात अपनी जगह है, हो सकती है, लेकिन एज द लॉ स्टैंड्स, लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी फॉलोड। दैट्स ऑल। थैंक यू। Thank you, Shukla ji. Thank you so much. Thank you all the participants. Now may I request Mr. Anand Singhal, Chairman of the Legal Cell of the UP Tax Bar Association, to kindly sum up and propose a vote of thanks. Thank you, Vikram bhai. Audible? Yes, definitely, Yes, please. Yes. Well, बहुत अच्छा, well done session, बहुत अच्छा। गांधी जी, Yes. जी और शुक्ला साहब, रियली वेल, बहुत अच्छा। इस तरह से हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल जिस चीज को सोच रहे हैं, हमारे अपने लोगों ने अपनी समस्याओं से जो वाकिफ हैं, गांधी जी पर्टिकुलरली आपसे, मेहता जी, कि जो चीजों को हम लोग समझ रहे हैं डे टू डे अपने रूटीन में, आवश्यक समझ रहे हैं, उन पर आपने चर्चा की है, बड़े डिटेल और ढंग से समझाया है उसकी रीजन के साथ। ये बहुत अप्रिशिएबल है। मैं काफी बिलों की चर्चा इस समय देख रहा हूं, मैं एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे हैव चार्ज्ड, नीचे उन्होंने उनको कर रखा है टीसीएस। मेरे पास अभी भी बिल आए हैं, ब्रिटानिया का भी है, हिंदुस्तान लीवर का भी है, सीमेंट कंपनी का है, कितने बिलों का है, दे चार्ज एक तरीके से उन्होंने नीचे अपना। तो एक प्रॉब्लम का सबब था, यही सोच रहे थे कि कैसे इसको जीएसटी में मीट आउट करेंगे, दोनों को कैसे, जो मार्च में होगा और अप्रैल में जाएगा। ये भी एक समस्या थी कि मार्च में इन्होंने कर लिया रिसीट बेसिस से। खैर, मेहता साहब ने बहुत अच्छे ढंग से, और मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल ढंग से इस चीज को समझाया है। रियली इट इज अप्रिशिएबल और एवरीबडी इज बेनिफिटेड। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा, कम से कम एक ये जो प्रोविजन जो भी लाया गया है, ठीक है, टू कंट्रोल दी ट्रांजेक्शंस, चेकअप है एक तरीके से ट्रांजेक्शंस के ऊपर, तो नेचुरली वी हैव टू फॉलो इट। उसके अलावा हम उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी ने कुछ समस्याएं उठाई, बिल्कुल रिजनेबल है, जैसे एडवांस के संबंधित इन्होंने बात बताई, बहुत अच्छा है। उधर आया जो एक्सचेंज से संबंधित एकोमोडेशन सेल्स बहुत हम लोग करते हैं, काफी कंपनियां जो है वो देती हैं, सामान अपना दे दिया उसी के साथ उन्होंने, कि इसी के साथ वो अपना गिफ्ट के रूप में दे देते हैं या उसके रूप में दे देते हैं। तो काफी चीजें आवेंगी जो हम लोग प्रैक्टिकल
एस्पेक्ट्स हैं उसको देखने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you so much. Thank you सिंघल साहब, thank you everybody. It had a nice discussion और उम्मीद करते हैं हम जल्दी मिलेंगे और टॉपिक के साथ, क्योंकि टॉपिक की कोई कमी नहीं है। और एक आपकी हमें जो है लॉकडाउन ने सिखा दिया है वर्चुअल मीडियम के थ्रू अपना डिस्कशन करना, मिलना जुलना भी हो रहा है और लीगल डिस्कशन भी हो रहा है। और आई थैंक यू एवरीबॉडी। आई थैंक उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स नॉर्थ जोन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट एंड attendees for their valuable time. Thank you so much. The meeting is closed. Thank you.